Assalamualaikum. Good morning everyone. Welcome to Rise and Shine on 365 News Daily. Monday to Friday हम यहाँ होते हैं लाइव 9 से 11 बजे। मैं हूँ नादिया खान। ये ज़ुहैब हसन है, क्या बात है, धूमें मची हुई है इनकी। नंबर मांग रहे लोग। आईडी कह रहे हैं। दिया या नहीं दिया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बताएं, मतलब आपका इंस्टाग्राम हैंडल आजकल कितना शोर मचा रहा है? बस मचा रहा है, मैं तो देखता हूँ कुछ काम करने के बाद। हाँ, ये भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। और हम जो न्यूज़ देख रहे हैं ज़ुहैब, ये नंबर कौन मांग रहा था वैसे? मैं ये भी नहीं बताऊंगी, लेकिन जो बताने वाली बातें बहुत सारी है शो पे। आज हम बातें करेंगे, हमारी टॉप स्टोरीज भी हैं हमारी, साथ में डिटेल्स भी हैं, बहुत कुछ बताएंगे। और आपको आज खास जो है ना, आपको एक खास चीज़ बताएंगे। क्या है वो आपको थोड़ी देर में ही बताएंगे। हमारे शो कैसा है तो खास ही होगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये इंडिया को ये क्या तकलीफ है कि जी कौन सा मिसाइल था, ये मिसाइल मार पड़ गई ना, तो ये मुझे समझ नहीं आती। जब मार पड़ जाए तो उसके बाद क्या फर्क पड़ता है कि अम्मी ने जो है मतलब किसे जूते से मारा, स्टिक से मारा, या वो डोई होती है उससे मारा, मार तो पड़ गई। नहीं, ये ऐसे होता है ना कि वो मौसम ठीक नहीं था, बादल आ गए थे, पिच मुश्किल थी, बारिश हो गई हमारी टर्न में, हमारा एक प्लेयर घर रह गया था, मेन प्लेयर हमारा नहीं खेल रहा था। मतलब आपको तो ये फोकस करना चाहिए कि आप पिटे क्यों। भारत, आपको ये क्या टेंशन है कि आप जिस चीज से पिटे वो क्या था? छोड़े ये मसले, जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। एज यूजुअल आपने तो अपनी वीडियो डाली, डिलीट भी कर दी। शाहीन मिसाइल था, कौन सा, अभी अब मार पड़ गई ना, चुप करके बैठ जाओ। खैर सेक्रेटरी खारजा ने बात की है भारतीय, और उन्होंने बताया है कि ये जो सीज फायर हुआ है ये बायलैटरल हुआ है सीज फायर, यानी वो ये बता रहे हैं सेक्रेटरी खारजा भारत के। इसमें कोई किरदार ट्रंप का उस तरीके से नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकलैश आया था। ट्रंप का जो किरदार अदा किया उसने, मीडिया फौरन से ट्रंप को तनकीद का निशाना बना रहा था और बीजेपी को। तो अब शायद वो ये लाइन लेना चाह रहे हैं कि आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं ट्रंप के ऊपर। अपने लोगों को वो बता रहे हैं या वो दुनिया को बता रहे हैं? अपने लोगों को बता रहे हैं वो, लेकिन दुनिया को भी तो मैसेज तो जाएगा ना। वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप तो बीच में कूद पड़े, ट्रंप का कोई किरदार इसमें नहीं था, ये बायलैटरल था सीज फायर, और हमने यानी दोनों मुल्कों ने किया था, ये ट्रंप का कोई किरदार नहीं। क्योंकि लोग कह रहे हैं ना कि ट्रंप के आगे आप घुटने टेक दिया, आपने जाकर आपने माफी मांगी कि भाई पाकिस्तान से कहो कि सीज फायर कर ले। पहले ये कह रहे थे कि हमने सीज फायर का कहा ही नहीं, फिर उसके बाद ट्रंप की बात आई कि ट्रंप ने कराया। आप कह रहे हैं ट्रंप ने भी नहीं कराया। मतलब ये आप किधर मुंह छुपाएंगे? मुझे लगता है जिधर भी मुंह छुपाएंगे ना, पढ़नी इनको है, चाहे ऐसे कर लें, अपनी आवाम जो है ना इनको मार रही है। तो ये आप फेस सेविंग अब कर नहीं सकते, पिटना तो है। और राफेल गिराने से मुतालिक सवालात उनसे हुए इस प्रेस ब्रीफिंग में, उन्होंने कहा कि नहीं, ये देखिए सिक्योरिटी कंसर्न्स है, सिक्योरिटी मैटर्स है, तो इसमें मैं बात नहीं कर सकता। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया कि राफेल गिरे कैसे, किसने गिराए, क्या हुआ, कितने गिरे। क्या बात है। हम यार माशाल्लाह पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतना प्राइड है हमारे दिल में। ऐसे दुनिया के सामने चल रहे हैं, दुनिया सेलिब्रेट कर रही है हमें जो बात है। और ये जो भारत में हो रहा है, अभी तक यही हो रहा है। या मतलब ये एक्सप्लेनेशन ही दे रहे हैं दुनिया को भी, अपने जेट से लेके हर अपने जो है ना अपने नैरेटिव को लेके, ये अपना जो है ना यही अभी तक फेस सेविंग ही कर रहे हैं। ओह माय गॉड, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हमारी पहली टॉप स्टोरी ये है कि भारतीय मीडिया का एक और प्रोपेगेंडा ऑपरेशन बयानुल मरसूस में शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का दावा उन्होंने कि शाहीन मिसाइल इस्तेमाल, वो जो आप बात कर रही थी ना, तो खैर हमने बेबुनियाद और झूठा करार दे दिया। नादिया ने वो जवाब दे दिया कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि हारने के बाद आप मुख्तलिफ कि भाई ये हो गया था, ऐसे हो गया था, बस जो भी हुआ लग गया ना। जो बाद में मुक्का याद आया वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। वेल सेड, बिल्कुल सही। मेरा भी यही ख्याल है कि भारत को बस फोकस करना चाहिए कि मार पटी है, क्यों पटी है, किस चीज से मारा पाकिस्तान ने आपको, ये अभी छोड़ दें, छोड़ दें। पहली टॉपिक, मिसाइल हम कोई भी यूज करते हैं, आपका अंजाम बुरा ही होना था। दूसरी टॉप स्टोरी ये कि डीजी ISPR हर जगह इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम अमन पसंद कौम है, भारत ने उकसाया तो हमारा जवाब फौरी और बेरहमाना होगा। भारत को बिल्कुल, और खुद को अमेरिका और पाकिस्तान को, खुद को अमेरिका और पाकिस्तान को अफगानिस्तान ना समझे। जी, बड़ी प्यारी बात है ये, बड़ी प्यारी बात। खुद को अमेरिका और इजराइल ना समझे आप वो है नहीं इतने बड़े, आप हैं नहीं, ठीक है, और इतने छोटे हम हैं नहीं, नन्हे। बिल्कुल, हम अफगानिस्तान नहीं हैं और आप अमेरिका नहीं हैं, तो आप ये ना समझें कि आप इस तरीके से हमें जो है ना कैप्चर कर लेंगे। और वो जो वॉर एंड टेरर जो अफगानिस्तान में अमेरिका ने किया, खैर उन्होंने ये भी कहा कि भारत स्टेटमेंट्स देते हैं। जी बिल्कुल, तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू दिया, जो उनका जुमला होगा वो ऐसा लगता है ना जाके जहां लगना चाहिए।
इट्स अमेजिंग कि इनके आई लव हिज सेंटेंस। हाँ, बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, प्रिसाइज, शॉर्ट, कंसाइज, सारी चीजें उसमें मुझे लगता है उसमें मिसाइल छुपे होते हैं। हाँ, बारूद भारत तक जाता है। बेहतरीन है, स्किल्स और बेहतरीन ये जो है ना उनकी फोर्सेस को हमने देख लिया कि चाहे उनका एयर चीफ हो, नेवल हो या दूसरा नहीं बात तीसरा कोई नहीं बात कर सकता, उनको बात ही नहीं करनी आती। उनकी जो हवाइयां उड़ी हुई हैं उस पर भी इनको नहीं काबू हो रहा। बिल्कुल, DGISPR ने कहा कि भारत को वाज़ेह किया है कि हिंदुस्तान जितनी जल्दी इस बात को समझ ले उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, लाखों जाने हम गंवा चुके हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती भारत कर रहा है। अरब न्यूज को इंटरव्यू उन्होंने दिया और उस दौरान कहा कि भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो वो हाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। असरात सालों नहीं दिहाइयों तक, डेकेड्स तक महसूस किए और ये इंडिया जो समझ रहा है कि पानी रोकेगा, इनका तो अपना पानी चाइना ने रोका हुआ है जी। ठीक है जी। वो आप ये जो इतना बड़ा मसला अभी तो इसके ऊपर दुनिया ने उसको हाईलाइट ही नहीं किया। आपको अंदाजा ही नहीं है कि चाइना कैसे इनके ना वो चिकन नेक नहीं गिच्ची पकड़ के बैठा हुआ है। चिकन नेक भी, इनका पानी भी, और ये अपना फोकस ये कह रहे हैं कि उनको पता है वहां से तो उनका मुकाबला ही नहीं है। तो चलो जी पाकिस्तान को हरास करो, इनका पानी रोको, क्योंकि इनका अपना पानी जो है वो रुका। जी बिल्कुल, हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से जो हम बात कर रहे हैं चाइना की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से जो पानी का मसला भी चल रहा है ना। अच्छा, एक और मैंने देखा है कि इनके सारे जो है ना बयानबाजियां वो पाकिस्तान के लिए, चाइना इनका क्या हाल कर रहा है ये उस पर चुप है जी, इतना नहीं बात कर रहे हैं इसके ऊपर। देखिए इतने दुश्मन बनाने के बाद तो मुश्किल है ना, और फिर अपने मुल्क के अंदर जब आपकी राय अम्मा आपके खिलाफ हो जाए, यानी लोग आपके खिलाफ हो जाएं और जब लोगों को पता चलेगा ये, तो ये उनका हाल क्या करेंगे कि आप उस मुल्क से लड़ रहे हैं जिसका आपसे कोई है ही नहीं लेना देना, ठीक है। और आप जो एक्चुअली आपको जो अभी इतने हमारे मसाइल जिस वजह से हो रहे हैं, जो भी इनके जो चाइना इनको बता रहा है उस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अगली टॉपिक स्टोरी है कि भारतीय फजाइया की एयर डिफेंस की नाकामी, राफेल तैयारों की हजीमत, फ्रांसीसी कंपनी के लिए नई मुश्किलात खड़ी हो गई हैं अब। और पाकिस्तान के हाथों हालिया झड़प में 3 राफेल गिराने के बाद हुआ यह कि इंडोनेशिया ने फ्रांस से 8.1 अरब डॉलर्स में 42 राफेल खरीदने का मुआहदा किया था, और अब इंडोनेशिया की आवाम इस पर तनकीद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इतनी आपने पैसे खर्च करके मैसिव अमाउंट्स आप दे रहे हैं राफेल खरीदने के लिए, राफेल की जो परफॉर्मेंस है वो ये है जो नजर आ रही है भारत के अंदर। क्योंकि जो भी वेपनरी कोई मुल्क खरीदता है, कहाँ से खरीदता है? ये टैक्स मनी होती है, ये आपके बजट्स में से पैसे लिए जाते हैं, ये अवाम के ही पैसे होते हैं। तो अवाम का बिल्कुल हक है कि वो पूछे अपनी हुकूमत से कि आप क्यों हमारे जो मुंह का निवाला है, जो हमारे पढ़ाई पे, हमारी तालीम पे, हमारी इलाज पे खर्च हो सकता था, मेडिकल पे, उससे आप वेपनरी ले रहे हैं और इतना महंगा वेपन या जहाज आप ले रहे हैं जो कि जिसकी परफॉर्मेंस दुनिया ने देखी है। तो क्यों आप ले रहे हैं? यही फिक्र थी फ्रांसीसी कंपनी को भी कि ये जो हुआ है तो उनके शेयर्स भी गिरे और राफेल की परफॉर्मेंस भी और उसकी रेपुटेशन भी खराब हुई। तो अगली हमारी टॉप स्टोरी थोड़ा सा लाइटर। चित्राल में कैलाश कबीले का 3 रोजा कदीम मजहबी और सकाफती त्यौहार चिलम जोशी अपनी तमाम तर रंगीनियों और अकीदत के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है। तो कैलाश में बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, बड़े अनोखे से फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें रंगीनी होती है, लिबास उनका देखें, कॉस्ट्यूम देखें, उनके तौर तरीके, उठना बैठना, खाना पीना मुख्तलिफ सा होता है। तो बड़े टूरिस्ट जाते हैं कैलाश वादी और ये एंजॉय करते हैं। तो अभी ये टाइम है, अगर आपने छुट्टी पे जाना है, वैसे भी गर्मियां जो हैं अब शुरू हो गई हैं, हॉलीडे पे तुम लोग क्या तुम्हारा प्लान है, कब छुट्टियां लेनी है? मैंने तो देखे तब ले ली है कि जब सहरिश या तो आ जाएगी या वैसे प्लान ये है कि सहरिश आएगी और उसके बाद फिर हम जाएंगे। अच्छा, तो जरा आपने अपने मैं वही कह रही हूँ, मुझे पहले इन एडवांस बताना, मैं पता ना, मतलब मैं भी अपनी वैसे छुट्टी जो है ना जो रोक के छोटे हिस्सों में हॉलीडे प्लान करूंगी, क्योंकि वरना दूसरे एंकर पे कितने अरसे के लिए जाना है आपने। कर लेंगे ना, बाद में हो जाएगी बातें, टेबल टॉक में हो जाएगा। अकेले शो नहीं कर सकती। सीधी बात बताऊं, ये जब कुछ बातें सीरियस संजीदा आ जाती है ना, जोहेब मैं बोलूंगी, जोहेब कर लेते कर लेंगे। अभी तो ये समझ आता है कि जहां मुझे एक लफ्ज नहीं आ रहा मेरे मुंह पे क्या कहना है, ये वो तो माशाल्लाह इतना अच्छा क्यों पकड़ता है, तब मैं की करांगी। ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं आपने मशल को बुलाऊंगी, मैंने सोच लिया मशल को बुलाऊंगी। मशल तो स्टॉक शुरू हो जाएगी। नहीं मशल ने उधर रोना शुरू कर दिया। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें बात से बात निकलती जाती है और मैं भी साथ। खैर वो कह रहे हैं बार हमें कि शो आगे बढ़ाना है हमने। क्या मसला है आपको? अच्छा शो आगे बढ़ाएंगे जी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कराची का 1 रोजा दौरा किया है और वजीर आजम ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में किरदार अदा करने वाले पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात की। वजीर आजम ने खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि भारतीय फौज हमारी बर्री और फजाई अफवाज से पिटाई देखकर हमारी बहरी फौज से लड़ने को तैयार नहीं हुई है, और जो तैयारियां उन्होंने देखी हैं पाकिस्तान नेवी की, एक बार फिर उन्होंने इसको सराहा और उन्होंने कहा कि ये जो तैयारियां थी इसी की वजह से भारत पीछे पलट गया। आपको याद है ना वो शिप आ गया था और काफ़ी डिस्टेंस तकरीबन 400
किलोमीटर का रह गया था। अच्छा, और ये तो- मतलब कि कराची के पोर्ट के पास हाँ, अभी 400 बल्कि किलोमीटर सिचुएशन दूर। बन गई थी। हाँ, एक अच्छा। ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि वो खड़ा हुआ था और हम कह रहे थे कि नेवी तैयार थी, उन्होंने मार्क कर लिया था, हमने उनको मार्क कर लिया था असल हमने में। मार्क कर तो लिया फिर था, उन्होंने बिल्कुल देखा कि जब मार्क हो गए तो वो वापस लौट गए। तो खैर मियां शहबाज शरीफ ने ये भारतीय नेवी की तारीफ की है और बनियान बरसूस की कामयाबी की भी तारीफ की है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे से ज्वाइन किया रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने वक्त दिया। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू, गुड मॉर्निंग जी। अच्छा सर, मुझे बताएं कि हम अपनी बर्री अफवाज की तो तारीफ करते हैं, फजाइया की तारीफ करते हैं, नेवी का कहीं कहीं ऐसा होता है कि कभी हम ऐसे ही समझते हैं कि ठीक है नेवी, लेकिन नेवी का जो किरदार रहा है खासतौर पे इस टेंशन के दौरान, इसको जरा सा हाईलाइट कीजिए, बताइए कि लोगों को बताइए कि हमारी नेवी कितनी जरूरी थी और कितना मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई थी। बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का और बहुत खुशी की बात है आपके प्रोग्राम में शरीक हो रहा हूँ। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, आपका जो सवाल है इसमें बेसिकली दो चीजें हैं जो मैंने आपको बतानी है। एक तो ये कि नेवी के बारे में लोगों को ज्यादा ख्याल क्यों नहीं आता, पहला सवाल ये। जी। छोटी सी बात है ये, अभी आप दोनों बात कर रहे थे छुट्टी पे जाने की और आप लोग प्रॉब्ली नॉर्थ का कोई प्लान बना रहे होंगे। तो पाकिस्तान में जब भी आपके पास टाइम हो, पैसे हो और आपके पास आजादी हो फैसला करने की कि हमने कहाँ छुट्टी गुजारनी है, तो आप हमेशा नॉर्थ का सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपके साउथ में क्या है, आपकी कोस्ट लाइन कितनी खूबसूरत है, वहां पे क्या क्या चीजें हैं, इतनी हिस्टोरिकल चीजें हैं, इतनी रिलीजियस मुकद्दस किस्म की साइट्स हैं, हिंदू माइथोलॉजी की नंबर 2 साइट हमारे पास है जो हमारी कोस्ट पे मौजूद है, फिर मैंग्रोव्स के जंगल्स हैं। तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम साउथ में भी जाएं, इसलिए कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता सी की तरफ, साउथ की तरफ, और इसीलिए शायद हमारी नेवी के बारे में ज्यादा बात नहीं हो पाती है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो अच्छे मौसम में कभी साउथ की तरफ भी जाना। सर बिल्कुल, इसको तो एक्सप्लोर करेंगे, ये तो बिल्कुल करना पड़ेगा, हमारे करीब भी है। जी जी जी। अच्छा, दूसरी चीज आपने जो नेवी के किरदार की बात की, देखिए नेवी जो थी वो 22 अप्रैल को जैसे ये हुआ तो नेवी तो सी में चली गई और तैयार खड़ी थी, इंतजार कर रही थी इंडियन नेवी का। और नेवी जितनी भी नेवीज होती हैं उनको बेसिकली पीस टाइम से वॉर टाइम में आने में कोई टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो जब भी सी पे जाते हैं तो वो बिल्कुल तैयार होके जाते हैं कि अगर सी पे ही होते हुए कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो नेवी बिल्कुल तैयार थी, और क्योंकि ये ड्रामा कई दफा रचाया जा चुका था इंडिया की तरफ से, तो हमें पता था कि ये बिल्कुल वही स्क्रिप्ट चल रहा है जो पहले भी चलता रहा है। तो उस स्क्रिप्ट के हिसाब से हम भी चल रहे थे और हम अपनी तैयारी बिल्कुल लेके और सी में खड़े हुए थे, इंडियन नेवी को मॉनिटर कर रहे थे। देखिए सी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने अपने दुश्मन को कितनी जल्दी ढूंढना, और अगर आपने ढूंढ लिया है तो फिर आप उसका निशाना ले सकते हैं और उसको रोक सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी जैसी सी में गई है 22 अप्रैल के बाद, तो उसको अपने दुश्मन की हरकत और सकनात पे नजर आनी शुरू हो गई थी और उनको मॉनिटर किया हुआ था। आपको याद होगा कि इसी टेंशन पीरियड के दौरान एक उनका P-8I जो हवाई जहाज था सर्वेलेंस का, अमेरिकन जहाज है, बहुत हाई टेक है, बहुत एडवांस है, वो आया सर्वेलेंस के लिए और पाकिस्तान नेवी ने उसे फौरन पिक करके उसको मॉनिटर किया, ट्रैक किया और उसको वापस जाने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि अभी तक कोई एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। अगर एक्शन स्टार्ट हो चुका होता तो शायद हम उसको गिरा चुके होते। इसी तरह जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर था उसने कई दफा 400 मील से आगे आने की कोशिश की, मतलब 400 मील पे वो खड़ा रहा और आगे नहीं आ सका, क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तान नेवी बीच में खड़ी हुई। और 400 मील का मतलब है कि तकरीबन 700 किलोमीटर कराची से वो दूर था, और उसके ऊपर जो मिसाइल लगा हुआ था। वैसे अगर देखा जाए, गॉड फॉरबिड अगर वो कुछ ऐसा करते भी तो वो कराची शहर को कितना डैमेज कर सकता था? देखिए वो नहीं कर सकते थे, इसलिए कि उनके ऊपर जो मिसाइल लगा हुआ है वो 450 का टेलीग्राफ ने जिक्र किया था, और उसके ऊपर बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी कि उस पे बड़ी लॉन्ग रेंज का मिसाइल लगा हुआ है। तो वो 450 किलोमीटर का मिसाइल था, 700 किलोमीटर से आगे वो आ नहीं पा रहे थे क्योंकि पाकिस्तान नेवी खड़ी हुई थी। तो अब आप मुझे खुद मैथमेटिक्स में अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 700 किलोमीटर से वो फायर करते तो पानी में जाके उसने गिरना था। मेरा ख्याल उन्होंने सिर्फ तस्वीरों के लिए वहां खड़े हुए थे कि अपनी तस्वीरें वीडियो बना के बस भेज दें मीडिया जी, और कोई नहीं मकसद उनके अपने मीडिया ने और जो टेलीग्राफ में उनके जो राइटर्स थे, इंडियन राइटर्स, उन्होंने लिख के इसको हाइप क्रिएट की हुई थी। तो उनकी नेवी जो थी वो सिर्फ मीडिया में और अखबारों में चल रही थी, सी पे नहीं चल रही थी। और फिर ये आपने अगर DGP ISPR की ब्रीफ देखी हो तो उसमें डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस थे, उन्होंने ये बताया कि जब जमीन और एयर पे एक्शन हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो वो अपने कैरियर को ले जाते थे और ले जाके अपने कोस्ट पे छुपा देते थे। जी जी बिल्कुल। आवाज मेरे ख्याल है राब्ता मुनक़ता हुआ है।
फैजा आवाज सर आ रही आपको है आवाज आ रही है? अभी तो सर बातें शुरू हुई हैं। सर कैन यू हियर अस प्लीज? अच्छा थोड़ी देर में राब्ता दोबारा करती हूँ। बातें बड़ी जबरदस्त बातें बिल्कुल बता ऐसे रहे हैं। ही है, उन्होंने एक जबरदस्त और टेलीग्राफ की बिल्कुल ये सही बात कर रहे थे कि जब ये आया जहाज विक्रांत जहाज और ये बताया जा रहा था कि अच्छा एक बार फिर राब्ता बहाल हो गया। जी जी सर, फैज साहब आपको आवाज आ रही है? जी मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। सॉरी, वो किसी नहीं, तरह it's okay, जी, कतई हो कोई गया बात था। नहीं। वापस सर मुझे ये बताएं कि स्ट्रेटेजिकली आप अगर कराची की पोर्ट देखें और फिर ये गवादर की पोर्ट देखें तो ये प्रोटेक्ट करना कितना हमारे दिफा को, यानी अगर हम यहाँ से थोड़ी सी नेग्लिजेंस दिखा दें तो भारत यहाँ यानी उसके लिए बड़ा एक मौका हो जाता है अगर स्ट्रेटेजिकली बात करें तो। उसको जरा इसकी वजाहत करें आप। देखिए, जो मैरीटाइम डोमेन में वॉरफेयर होती है, ये या सी पे जो भी वॉर होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है लैंड और एयर पे। लैंड और एयर पे तो आप गिन रहे होते हैं ना कि उनके इतने जहाज गिर गए, उनके इतने गिर गए, उनके इतने टैंक्स तबाह हो गए, हमारे इतने हो गए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी क्या नंबरों की गेम चल रही है और उसकी बेस पे आप विक्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। सी में मुसीबत ये है कि जैसे ही वॉर शुरू होती है तो इकोनॉमिक वॉर शुरू हो जाती है उसके फौरन बाद। आपको मैं मिसाल इस तरह से दूंगा कि देखिए, अगर वॉर शुरू होती है और वो हमारे किसी पोर्ट हार्बर को अटैक करते हैं, जैसे कराची को करते हैं, गवादर को करते हैं, पोर्ट कासिम को करते हैं, तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी उस डिस्टर्ब होती है। हम उनके फिर पोर्ट हार्बर को अटैक कर देंगे तो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरह फिर शिपिंग को एक दूसरे की अटैक करना शुरू हो जाएंगे तो फिर मजीद इकोनॉमिक एक्टिविटी खराब हो जाएगी। अच्छा, फिर इसमें न्यूट्रल शिपिंग जो होती है उसको बड़ा इफेक्ट होता है क्योंकि वो रीराउटिंग करते हैं, उनके टाइम बढ़ जाता है, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। आप गजा का कॉन्फ्लिक्ट देखिए, गजा की वजह से रेड सी के अंदर उसके इफेक्ट्स आना शुरू हुए और वहां से शिपिंग ने रीराउट किया और पूरा साउथ अफ्रीका के नीचे से होके आना जाना शुरू कर दिया, तो टाइम भी बढ़ गया, कॉस्ट भी बढ़ गई। हालांकि जिन मुल्कों के वो शिप्स थे वो इन्वॉल्व नहीं थे उस कॉन्फ्लिक्ट में, तो जो शिप्स जो न्यूट्रल शिपिंग होती है उसको भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। फिर गलती का एहतमाल भी होता है कि आपका मिसाइल रॉकेट जाके किसी न्यूट्रल शिप को लग जाए। तो इसलिए जो सी की वॉर होती है वो कंट्रोलेबल नहीं होती है, अगर शुरू हो जाए तो वो फिर चलती चली जाती है। तो मतलब हमें पता ही नहीं। अच्छा सर ये बताइएगा कि मैं एक वीडियो भी देख रही थी कि चाइना के सी ड्रोन्स, आपको उसके बारे में कुछ पता है? और ये ऑब्वियसली इनका जो गवादर में प्रोजेक्ट है, जो चाइनीज कोलैबोरेशन के साथ सी पैक जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसको भी गार्ड करने के लिए चाइना के जो ड्रोन्स हैं वो रेडी हैं और वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त हाईटेक ड्रोन्स हैं जो कि पानी में जो है सेफ्टी का सारा ये काम करेंगे। ये वो थोड़ा मुझे थोड़ा बहुत ही पता है इसके बारे में, बट देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही स्टार ट्रैक वाली फीलिंग आ रही थी। इतने खूबसूरत ड्रोन, इतने एडवांस। सर ये सच्चा है या नहीं, हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। आपकी इस खबर से मुझे मजा पड़ा है क्योंकि आप माशाल्लाह जिस अथॉरिटीज इन चीजों के नाम ले रही हैं वो बड़े कम लोगों को पता होती हैं। लेकिन ऐसे सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इंटेलिजेंट हूँ? जी जी यही कह रहे हैं। प्लीज खुल के कॉम्प्लीमेंट दें, अच्छा लग रहा है, प्लीज बताएं सर क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आप बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, जब भी तो इस वक्त तक आप मीडिया पे मौजूद हैं और हम एंजॉय करते हैं आपका शो देखकर। सर आप यकीन, मैं पता आप यकीन करें, मैं रिसर्च बहुत करती हूँ, ये मतलब मैं तो इनको भी पता है, मैं तो पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ वीडियोस कि भाई पता चले, बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है न्यूज़ पे बात करना। नहीं अभी वो ड्रोन वाली बात रहती है सर, प्लीज ये ड्रोन वाली बात करें, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आप बताएं हमें। देखिए, सी ड्रोन्स दुनिया में आ गए हैं, लोगों ने बना लिए हैं, चाइना ने बना लिए हैं, लेकिन देखें हमने अपने मुल्क का दिफा हमने करना है, खुद करना है। और ये जो सी पैक में भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो बेशक मतलब मैरीटाइम के प्रोजेक्ट्स हैं या लैंड के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और चाइना का हमारे दिफा में यही रोल है बस कि हमारी उनके साथ डिफेंस कोलैबोरेशन है, हम उनसे इक्विपमेंट लेते हैं, हम उनसे कोलैबोरेट करते हैं प्लेटफॉर्म्स में बनाने में, लेकिन ये नहीं है कि चाइनीज आके हमारे मुल्क का दिफा करेंगे। ये हमने किसी को अलाउ नहीं किया और ना हम कर सकते हैं। माशाल्लाह हम खुद इस काबिल हैं कि हम अपने मुल्क का दिफा तीनों डोमेन्स में, एयर, लैंड और सी में कर सकते हैं, और हम करते हैं और हमने दिखाया, हमने प्रूव किया। तो ये खबर कि चाइनीज आ गए थे, लेकिन ये चीज बड़ी सर एडवांस है कि मतलब कोई बात नहीं, हम खरीद लेंगे, खरीदना ही हमने, लेकिन ये सी ड्रोन्स करते क्या हैं, वॉरफेयर में कैसे काम आ सकते हैं? सी ड्रोन्स ऐसे होते हैं कि जैसे आपने एरियल ड्रोन देखे ना कि वो पायलटलेस व्हीकल्स होते हैं और उनको आप रिमोटली ऑपरेट करते हैं और वो अपनी जाके जो भी हदफ होता है उस पर जाके निशाना उस हदफ को बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर उस वहां की रेकी करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं, पिक्चर पीछे भेजते हैं। तो सी ड्रोन से इसी तरह है कि वो एक कश्ती नुमा
कश्ती होती है जो कि रिमोटली पायलटेड होती है, उसके अंदर बंदे नहीं होते लेकिन उसको आप रिमोटली पायलट करते हैं, तो इसको सी ड्रोन कहते हैं। वेरी सही। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो सर 9, 10 और ये 8, ये जो काफी टेंशन थी उस दौरान और फजाई हदूद भी बंद थी, तो समंदरी हदूद भी ऐसे ही था, सूरत हाल यही थी? देखिए समंदर में तो 12 नॉटिकल माइल आपकी जो कोस्ट होती है उससे 12 नॉटिकल माइल यानी तकरीबन 21-22 किलोमीटर आपकी कोस्ट से आगे जो पानी है ना वो आपका पानी है, उसमें कोई आपकी मर्जी के बगैर आ नहीं सकता। ठीक है। तो वो तो उसमें तो कोई नहीं आया, लेकिन उसके बाहर लोग, जाहिर बात है कि इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाते हैं तो लोग चल जा सकते हैं, उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो अब इंडियन नेवी भी अगर 400 मील 500 मील पे खड़ी हुई थी तो वो इंटरनेशनल वाटर्स में खड़ी हुई थी और वहां उनको खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता था। और मतलब अंदाजा भी यही था कि वो वहां पे होंगे, उनको होना चाहिए इस सिचुएशन में वहां पे, तो वो वहां पे बिल्कुल मौजूद थे, लेकिन उससे वो आगे नहीं बढ़ सके बिकॉज आगे पाकिस्तान नेवी तैयार खड़ी हुई बिल्कुल थी। सर, आप बताइए तो सीज फायर को सीधे- लेके आपकी क्या प्रोडिक्शन है कि ये परमानेंट सीज फायर होगा या आपको लगता है कि भारत कोई शरारत करेगा? हमारी फोर्सेस तो तैयार हैं, हम तैयार हैं, आपको क्या लगता है? देखिए उनको ये तो पता चल गया है कि अगर उन्होंने कोई शरारत की तो उनको क्या जवाब मिलेगा, और सीज फायर भी उनकी अपनी मजबूरी थी क्योंकि उनका जो लॉस हो रहा था वो जिस तेजी से हो रहा था उस तेजी से उनका अंदाजा नहीं था बेसिकली। तो उनको ये समझ आया, वो सीज फायर के लिए बेसिकली इसीलिए भागे कि भाई लॉस तो रुके ना हमारा, ये तो धड़ाधड़ हम गिरते ही चले जा रहे हैं और हम कहीं इतना ना गिर जाएं कि दोबारा खड़े ना हो सके। तो उनको बेसिकली रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, रिप्लेनिश करने की जरूरत है, अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करने की जरूरत है। Very true. तो इसलिए उनको सीज फायर की जरूरत थी। लेकिन भारत को हमने देखा है कि वो हमारे साथ एग्रीमेंट्स करता है, उससे मुकर जाता है, हमारे साथ सीज फायर करता है, उससे मुकर जाता है। बिल्कुल। तो कोई मतलब इसमें मुगालता नहीं होना चाहिए हमें कि कोई ऐसी हरकत वहां से हो सकती है, और हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। और DGISPR ने सही कहा ना कि ना आप हम अफगानिस्तान हैं और ना आप अमेरिका है जो आप ये काम कर देंगे। बड़ा अच्छा उन्होंने इंटरव्यू कर दिया। जी, ना इजराइल है वो और ना हम फलस्तीन है, और यही बिल्कुल अमेरिका और अफगानिस्तान। तो सर कराची पोर्ट की रिपेयर वर्क का काम शुरू हो गया, क्योंकि तबाह बर्बाद सब कुछ हो गया था कराची में, पोर्ट भी और सब लोडे वोडे। जी वो तो मैं और आप भी शायद 2-3 दफा मर के जिंदा हुए, तो उसी तरह से कराची पोर्ट की ठीक हो रही है। तो सही बात है सर, बहुत शुक्रिया। खैर उतना इन्होंने इंटरनेशनल मजाक उड़वाया है उनके मीडिया ने जिस तरह की है, तो वो तो खुद मुंह अपना छुपा रहे हैं, उनके अपने लोग इनको मारेंगे ऐसे एंकर्स को, एंड दे आर फिनिश्ड। आई थिंक एंकरिंग जर्नलिज्म की दुनिया में आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी चीज है। एक बार आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई ना तो खत्म। उसके बाद आप उसके बाद अगर वाकई आप कहेंगे ना शेर आ रहा है तो शेर आके आपको खा जाएगा, लोग फिर भी नहीं मानेंगे। और ये कि नए जर्नलिस्ट ले आए, अब आप हो सकता है ये क्रेडिबिलिटी दोबारा आप रीगेन कर सकते हैं, आप नए जर्नलिस्ट ले आए, यंगस्टर्स हो जिनको, और बरखा दत्त को तो खास ना इलाज की जरूरत है। इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म। बरखा दत्त तो जिस तरह हंस रही थी, मुझे लगा है कि उसको कोई मसला है, वो उसको तो साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं, उसको जमा कराएं किसी अस्पताल में। शी इज नॉट वेल, शी इज सिक, शी इज एक्चुअली सिक। बिल्कुल, तो इसका कोई इलाज कराएं, क्योंकि वो थोड़ा उसने कभी काम कभी किया हुआ भी है थोड़ा बहुत, तो उसी की सीनियरिटी का ख्याल करते हुए हमदर्दी करें बरखा दत्त से, शी इज सिक। अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, राजन साइड पे वापस आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़ लाइव। आप हमें देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, आप हमें देखेंगे, चलता रहेगा सिलसिला, और ज़रूर देखें बिकॉज हमारे शो पे बड़ी मज़ेदार बातें होती हैं, बड़ी सीरियस तरीके से इस तरह हम बात करते हैं ना। आपको तो पता है मेरा स्टाइल है, कब से आप देख रहे हैं, और आप कह सकते हैं कि हम बचपन से आपको देख रहे हैं। बिल्कुल मैं माइंड नहीं करूंगी, क्योंकि मैं खुद अपने आप को अपने बचपन से देख रही हूँ, अपने तरीके से। मैं भी अपने आप को बचपन से देख रही हूँ, तो इसलिए अपने तरीके से बात सही है। हाँ वो पता है, जहाँ मैं हूँ ना तो वहाँ ऐसे ही सीरियस बात भी होगी, लेकिन वो अपने तरीके से होगी, और वो तो कोई एंटरटेनमेंट होगा तो वो तो खैर है। लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व, लॉजिक इन्वॉल्व, कि ऐसे ही नहीं कि आप हवा में फायर कर रहे हैं। लेकिन अंदाज मुख्तलिफ होता है ना लोगों का हर। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि आप मीडिया में हैं, अक्सर ये होता है कि आपका अंदाज मुख्तलिफ होना चाहिए एक दूसरे से। वो जो एक सेट पैटर्न है ना, कुछ लोग एक दूसरे को फॉलो करते हुए आगे जाते हैं, तो वो अपनी एग्जिस्टेंस उनकी या अपनी पहचान नहीं बना पाते, तो उनका अंदाज मुख्तलिफ। और न्यूट्रल के बारे में आपका ख्याल क्या ख्याल है? न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल ग्राउंड तो हमने सुना है, लेकिन आर्टिस्ट न्यूट्रल हो उसके बारे में, आर्टिस्ट नहीं, इंसान न्यूट्रल हो, इसके बारे में नहीं हमने अभी तक कोई ऐसा ही नहीं। इसको सोचने की भी कोशिश की मैंने भी कि न्यूट्रल कैसे हो सकता है कोई आदमी। जैसे आप किसी से कोई ज्यादती कर रहा है तो आप ये कहते हैं कि मैं न्यूट्रल हूं, मेरा क्या है इसमें? एक इंसान ऐसे कह सकता है? या कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाए
और आप जाते हुए देख रहे हो कोई खातून गिर गई रोड पे, तो आप कहें मैं तो न्यूट्रल हूँ, मेरा तो नहीं हुआ ये, तो मैं तो निकल जाऊँ अपना आगे। बिल्कुल। और आप मैं सोचेंगे कहती हूँ जो ड्रामों में हमने जिन्होंने वफा के अहद किए उनको भी देखा, जो सिनफे आहन थी उनको भी देखा, दुख हुआ। जी खैर ये तो है, बस क्या वक्त करें। गुजर जाता है, वक्त निकल जाता है और फिर वो बातें और फिर लेकिन वो ये कि जो लोगों ने चीज़ें इस दफा, मैं कहती हूँ रवैये। अवाम को मैं क्या कहूँ, आप लोग इतने प्यारे हो, इतने समझदार हो, और अब लोग सवाल करते हैं, अब लोगों को समझ आ बिल्कुल गई कि ऐसे जी ही। ऐसे नहीं है, आपको स्टार्स बनाते हैं लोग, सीधी बात है। और आपके साथ हमेशा आपके मुल्क का नाम विद प्राइड जुड़ा होना चाहिए। और मैं इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में मैंने एक बात देखी है ज़ुहैब, कि अगर आपको अपने मुल्क पे फख्र नहीं है ना, अगर आप अपने मुल्क के साथ खड़े जी, नहीं बिल्कुल हैं, ऐसे आपको ही। एतमाद नहीं है अपनी मुल्क नहीं फोर्सेस तो पे, कुछ आप कुछ भी नहीं है। और भारत की हार की बहुत बड़ी वजह यही थी कि उनके लोग एक पेज पे नहीं है, एक पेज पर उनके नहीं थे, अंदर बिल्कुल। यूनिटी नहीं है, उनके Scattered अंदर थे, फेथ नहीं है, उनका वो बात ही नहीं है जो माशाल्लाह हमारे लोगों में। अच्छा हमने तो बड़ा यूनिटी का मुजाहरा किया। देखें ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर कंट्री, ऑलवेज ऑलवेज। देखिए आईपीएल जो है वहां पर अभी शुरू नहीं हो पा रही है और वहां पे फॉरेन प्लेयर्स कहते हैं कि हम नहीं आ रहे और उनको कह रहे हैं कि हम भारी जुर्माने करेंगे आपको, अभी लेकिन तक- उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स और दीगर इंग्लैंड के वो कह रहे हैं हम अपनी जान खतरे में क्यों डाल के भारत आए। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि फॉरेन प्लेयर्स भी आ रहे हैं और पीएसएल भी चल रही है जबरदस्त तरीके से। कराची किंग्स को हराया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच में कल के। अच्छा ये एक बात- भारत ये से भी खबर हमारी ये जीत है। जी भारत से खबर यह है कि भारतीय मीडिया ने खबरें दी कि भारत ये जो एशिया कप होने जा रहा है इससे दस्तबरदार हो जाएगा और वो ये कह रहे हैं, बीसीसीआई में ये खबर है कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे और इस तरह की बातें। लेकिन खैर बीसीसीआई ने जब ये खबरें सर्कुलेट की तो उन्होंने इसकी तरदीद भी कर दी। उन्होंने कहा अभी ये कोई बात ज़ेर ख्वार इस तरह नहीं है और हम एशिया कप की वजह की तरफ जो है उस तरीके से हम नहीं सोच रहे जैसे खबरें आ रही हैं मीडिया में। तो इस पर हम बात करेंगे, आईपीएल में बात होगी, पीएसएल में बात होगी, एशिया कप पर बात होगी। हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सवेरा पाशा ने ज्वाइन किया। हाय, सवेरा। सवेरा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत हूँ। और मैं बताऊं सवेरा कैसे हैं इतनी नादिया? कैसी हो क्या- सवेरा, ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसी हैं? मैं आई एम फाइन, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ज़रा कुछ ठीक ही हैं। लेकिन मैं सवेरा के बारे में बताऊं, इतनी ज़बरदस्त ये स्पोर्ट्स के ऊपर, खासतौर पे क्रिकेट के ऊपर इसकी पकड़ है। और ये और इसके हस्बैंड इतनी कमाल वीडियोस बनाते हैं, तबसरे करते हैं और दुनिया देखती है। सवेरा आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एज वेल। अरे जबरदस्त है। 27 माह भी हो गया अब उसके बाद हम क्रिकेट की बात गर्ल करते हैं। पावर, गर्ल पावर। हाँ सवेरा, ये क्या भारतीय मीडिया खबरें दे रहा है कि एशिया कप से मुताल्लिक, फिर बीसीसीआई ने इसकी तरदीद भी कर दी, आपके पास खबर क्या है? देखिए बिल्कुल इंडियन मीडिया ने जो है वो ये खबर जरूर दी कल कि जो है एशिया कप नहीं होगा, हम जो है इंडिया जो है वो पुल आउट कर जाएगा और ये सारी खबरें आई। मगर इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी आपने इतने दिनों में देख ली है। बिल्कुल। इंडियन मीडिया जो है ना वो जस्ट अ जोक, वो सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल बर्बाद और खत्म हो गई है। इट इज मोर ऑफ अ कार्टून नेटवर्क नाउ। तो वो इंडियन मीडिया को तो हम सीरियसली ज्यादा लेते ही नहीं है और ना ही जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने सीरियसली लिया, क्योंकि 3 ही घंटे के अंदर जो है वो बीसीसीआई ने जो है वो इसकी तरदीद कर दी और कहा कि ये बिल्कुल गलत खबर है और हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अब नाउ व्हाट आई थिंक, क्योंकि आपको पता चलता है कि हाँ जी किस जर्नलिस्ट से खबर निकली है और कौन सा जर्नलिस्ट जो है वो कनेक्टेड है बोर्ड से कितना। तो बीसीसीआई के जो करीब जर्नलिस्ट है उन्होंने ये खबर दी, विच मीन्स कि शायद बीसीसीआई ने करके देखा इस आइडिया को मार्केट में। हाँ जी रिएक्शन कैसा आएगा, रिएक्शन अगर ज्यादा प्लस आएगा, देखेंगे कितना चिढ़ा पा रहे हैं हम पाकिस्तान के लोगों को या कितना नहीं चिढ़ा पा रहे हैं। मगर पाकिस्तान से भी यही आवाज आई कि नहीं कर रहा तो नहीं करो भाई, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान जो कि 2008 के बाद से सीरीज ही नहीं खेला, 2012 में पाकिस्तान ने टूर किया था इंडिया का, मगर 2008 के बाद से इंडिया पाकिस्तान आई नहीं है। उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट इज सर्वाइविंग एंड इन अ वेरी गुड वे। 4th रिचेस्ट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो हमें जरूरत नहीं है, आपने खेलना है। सही। और अच्छा मुझे फिर आगे वर्ल्ड कप का भी बताए ना, वो तो भारत में हो रहा है, तो उसमें भी कोई इसी किस्म की सूरत हाल फिर बनेगी? पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा न्यूट्रल वेन्यू पे, उसको कैसे फोर्स करें? वो क्या खबरें चल रही ये हैं? टफ है। नहीं, उसका तो पहले से जब ये चैंपियंस ट्रॉफी की बात हुई थी उसी वक्त मोहसिन नकवी साहब ने इस बात को अश्योर करा दिया था कि जब अभी, क्योंकि वुमेन्स वर्ल्ड कप भी जो है वो इंडिया में होना है, तो पाकिस्तान टीम ने क्वालिफाई किया है वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए। वुमेन्स वर्ल्ड कप भी न्यूट्रल वेन्यू पे पाकिस्तान की लड़कियां खेलेंगी और जब 2026 में जब वर्ल्ड कप होगा उसमें भी पाकिस्तान के लिए इनको न्यूट्रल वेन्यू पे ट्रैवल करना पड़ेगा। तो वो तो पहले से ही डिसाइडेड था कि इंडिया वुड नॉट बी ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान वुड नॉट बी ट्रैवलिंग टू इंडिया।
सही है। और पीएसएल की जरा सवेरा बात करें, आपको कैसा लग रहा है? एक ब्रेक के बाद दोबारा ये शुरू हुआ है, इसमें मजीद एनर्जी नजर आ रही है। पाकिस्तान के कुछ यंग टैलेंट आपने देखा, बॉलर्स, बैट्समैन, कोई स्टैंडर्ड ऊपर लगा? मुझे तो बाहर रेज होती हुई नहीं दिखाई दी। देखें, कभी कभार एक तो ये जो गैप आया ना, आप एक कभी वो कहते हैं ना, जंग अच्छी नहीं होती बट जो होता है नहीं होता है। इस गैप हिले, जब पीएसएल की बात करें तो आपको जरा आवाम में जोश और जज्बा कम दिख रहा था। पाकिस्तान टीम की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लोग नाराज थे अपने प्लेयर्स से, इसलिए जो है आपको ना ग्राउंड में लोग आते हुए दिख रहे थे, ना आपको ज्यादा पैशन दिख रहा था पीएसएल का। फिर आया ये गैप, और ये गैप ऐसा आया कि हमें एक जोश और जज्बे का, अपनी हुब्बुल वतनी का री इंजेक्शन लगा। और सवेरा वो सेरेमनी कितनी खूबसूरत थी जिसमें हमारे आर्मी चीफ आए हुए थे और कितने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी, मिली नगमे थे, लोग आए हुए थे, बहुत हिस्टोरिकल मैं कहती हूँ ये मोमेंट था, बहुत खूबसूरत था। वो पैशन दिखा के रावलपिंडी के मैदान में 18,000 लोग, 18,000 लोगों के हाथों में पाकिस्तान के झंडे, सब एक साथ मिलके जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बैठे हैं, बैठे हुए हैं, हमारे डिफेंस के बैठे हुए हैं हेड सारे, तो वो एक मोमेंट ही अलग था। और ये क्योंकि मैचेस खत्म हो गए और अब नॉकआउट शुरू हो गए। लेकिन पहले से आपको लग रहा है कि अब ज्यादा लोग आ रहे हैं मैचेस देखने, स्टेडियम ज्यादा फुल हैं? देखो है ना, संडे को इट वाज अ हाउस फुल, संडे को कोई टिकट नहीं अवेलेबल था। अभी ये जो लास्ट मैच हुआ, जबकि अब ये जैसे लास्ट मैच जो था वो पोजीशन डिफाइन करनी थी पॉइंट्स टेबल पे, इवन लोगों का इंटरेस्ट बहुत था जी। जहां तक रही परफॉर्मेंस की बात, तो यस, यंग प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हाफ ऑफ द पीएसएल के बाद जाके दिल्ली है, बाद जाके दिखी है हमें। हसन नवाज सवेरा की आवाज ये दोबारा मैं कल कॉल में लाइन को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। क्या आपको सवेरा की आवाज समझ आ रही है? नहीं, हमें समझ नहीं आ रही। हमें तो नहीं आ रही। सवेरा आपसे एक बार फिर आपका करेंगे। और क्या आप सवेरा को सुन रहे हैं? माहौल और सारी चीजें भारतीय मीडिया समझ आ रही है सवेरा क्या कर रही है? हमें नहीं आ रही। इतने करेक्ट भी करने की दोबारा जी सवेरा बिल्कुल आगे करेक्ट सवेरा आगे सवेरा सवेरा हेलो जी आ रही नहीं, कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं फाइनली जिनसे मैं भी थोड़ा मजाक कर लेती हूँ, वरना तो मैं सिर्फ सीरियस बैठी होती हूँ। नहीं इतने बड़े बड़े ओहदे वाले लोग होते हैं, तो फिर मैं सवेरा आई है तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुई हूँ, घर की बात है। अच्छा जी सवेरा यार बताओ कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकती है? सीधा सीधा मेरा तो ये आम सा सवाल है, हम क्या करें कि हमारी जो है ना टीम सही तरह खेलने लगे? अपनी नीयत साफ कर लें, बहुत जरूरी है। किसकी नीयत? मेरी तो साफ। जो सारे डिसीजन मेकर्स हैं, अगर हम मेरिट पे नहीं डिसीजन लेंगे, अगर हम मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करेंगे, अगर हम डोमेस्टिक के जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनको मौका नहीं देंगे और सिर्फ नामों के पीछे भागते रहेंगे, तो यही हाल रहेगा हमारी टीम। लेकिन सवेरा आगे आपको लग रहा है ये तो बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, सलमान अली आगा, शादाब, मतलब ये सारे कप्तान हैं और एक अंजुमन है अपने अंदर एक, और बड़े महंगे महंगे मेंटर्स भी हैं हमारे ये पास। कभी नहीं खेलने देंगे टीम को सही तरह, कैप्टनसी का ही तनाजा चलता रहेगा इस टीम में, ये देखिएगा। नहीं, ये देखिए लगता है कि एक्चुअली सिक्स है ना हमारे, जिसमें बाबर, रिजवान, शाहीन, शादाब, रिजवान, 6 लोग जो है अच्छा मुझे बताओ सवेरा, ये शॉकिंग पिंक यूनिफॉर्म का आइडिया किसको आया था? ये किनकी टीम है इतनी जिनका इतना भड़कता हुआ इतना प्यारा शॉकिंग पिंक है? हाँ, ये किसका, ये कौन सी टीम है? ये कल जो है, कल बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की वजह से ये अच्छा वो, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है कलर इसका, देखो क्या मैंने पकड़ा है। नहीं, प्रोटियाज भी पहनते हैं, खैर जबरदस्त, दैट्स वेरी नाइस। ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की वजह से कराया गया था, और जितने लोग कल जिन्होंने अटेंडेंस में थे वो अपना टिकट दिखाते और किसी एक के पास जाते और टेस्ट करवा सकते। तो बहुत ही अच्छी बात है। सवेरा नेक्स्ट टाइम ना हम पहले उनसे कहेंगे कंफर्म करें आवाज आ रही है सही तो ठीक है। सवेरा थोड़ी बात कम, ठीक है, इतनी बात आपकी इतनी इंपॉर्टेंट हो रही थी, कप्तानी की बात कर रही थी आप, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कुछ।
बाकी मैं ख्याल आपको खुद फोन कर लेते हैं अभी तो ब्रेक में। हाँ समीरा क्या कह रही थी तुम, फिर बता, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना बाकी। ठीक है, थैंक बहुत यू शुक्रिया सो आपने वक्त दिया मच, हमें। थैंक यू सो मच यार। ये मतलब बड़ी अच्छी बात है कि हमारी जो फीमेल स्पोर्ट्स एनालिस्ट कहेंगे इनको, जी, बहुत sports कम है, journalist। जर्नलिस्ट बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है। और मुझे खुशी होती है कि जिस तरह ये बात करती हैं तो जरा सिंपल भी हो जाता है और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैं इसको बड़ी इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा जी, तो अब हमें क्या करना है मुझे बताया आप? अब हम जी अच्छा, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान से तो दूर है लेकिन उनके दिल नहीं, पाकिस्तान उनकी के अंदर पेटियां है। यहाँ रह गई हैं, सामान उनका इधर है, वो खुद दूर चले गए हैं और सारा सामान ले जा नहीं सकते थे, तो इसलिए अम्मी और नानी के घर में, पता नहीं क्या सास के घर में बिल्कुल ऐसे ही सामान छोड़ गए हैं ये लोग। अच्छा बहुत भाई। सारी पेटियां हैं जो हाँ जी। कि अनअकाउंटेड फॉर हैं। तो हमें तहरीम नबील ने ज्वाइन किया है दुबई से, उनसे बात करेंगे। तहरीम बहुत कुछ करती है भाई, अब ये सारी चीजें लिखी हुई है मैं बता नहीं सकता। क्या चावल एंड चपाती स्टोर की दुबई में उनकी शॉप है जो काफी अरसे से वो कारोबार कर रही है। चावल एंड चपाती कितना इंटरेस्टिंग है। नादी इधर तवज्जो यहाँ दे। मुझे पेपर नहीं मिल रहा, पेपर नहीं मिल रहा, पेपर नहीं मिल रहा, पेपर। तहरीम Where is साहब my वेलकम paper? करते हैं आपको शो पे। तहरीम पेपर आप मेरे देखे ना हैरान हो जाए। हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक बिल्कुल ठाक है, ठीक हूँ, वालेकुम पेपर सलाम गुम गया नादिया। है, पेपर गुम गया, बिल्कुल ठीक है तहरीम, अब तुम्हें संभालना जल्द पड़ेगा से मेरी ढूंढ जान। लें। मैं संभालती हूँ, मैं हैप्पी टू यू से स्टार्ट करती हूँ। हैप्पी टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तहरीम तुम कहाँ रहती हो? दुबई में, अजमान, शारजा, वेयर? मैं दुबई में होती हूँ और अगले पिछले 10 साल से, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं दुबई में, अल्हम्दुलिल्लाह। और दुबई में ही हूँ, कभी कहीं भी मूव नहीं किया है। शारजा, अजमान, इनिशियली से स्टार्ट से जो है वो दुबई में। अच्छा, ये चावल एंड चपाती स्टोर क्या है भाई? ये कब आपको ख्याल आया खोलने का पाकिस्तानी? हाँ। इसकी एक अच्छी सी मज़ेदार सी जर्नी है। बहुत कुछ लगी रहती है हर वक्त कुछ करने की। तो 3 साल पहले होम फूड बिजनेस स्टार्ट किया था, खाना अच्छा बना लेती थी, तो हमने कहा चलो यार फारिग हैं, थोड़ा सा ये काम स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा माशाल्लाह रिस्पॉन्स रहा उसका, और फिर हस्बैंड की सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट, हमने कहा इसको एक्सपेंड करते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंटेंट वाले से रेस्टोरेंट एग्री ओपन नहीं किया है। करेंगे। हमारे कंटेंट वालों ने लिखा है कि आपने तनहा ये काम किया है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी मियां और फैमिली की सपोर्ट थी? नहीं, बिल्कुल तनहा वकार सुन लो, वकार, हाँ, ये झूठ है। नहीं, तनहा नहीं लिखो, ये इसको झूठ काटो है, ये स्क्रिप्ट में। झूठ है। ये बिल्कुल हाँ, रिसर्च में नहीं, गलत बात है। इसमें तो बिल्कुल फैमिली की सपोर्ट के साथ हुआ है। हस्बैंड की सपोर्ट, आपकी फैमिली की सपोर्ट, आपकी सराउंडिंग, और जाहिर बात, बिल्कुल, उसके बगैर कैसे करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते, आप छोड़ छाड़ के तो घर से नहीं निकल सकते कि नहीं भाई मुझे करना है और मैं तो अकेले ही कर सकूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी हस्बैंड बात। की सपोर्ट, पेरेंट्स की सपोर्ट, सबसे ज्यादा इन लॉज की सपोर्ट। ज्यादातर खवातीन को जो मैं देखती हूँ बिजनेस करने में, कोई अपना पैशन परस्यू करने में जो मुश्किलात पेश आती हैं, वो आती हैं ससुराल की तरफ से, मियाँ की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे इन लॉज ने, मेरे पेरेंट्स यहाँ होते हैं मेरे साथ में। 2 साल से मेरे अब्बा जो है मेरे साथ रेस्टोरेंट पे होते हैं कि मैं वहाँ पे पूरे स्टाफ के साथ काम करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो काम करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, तो वो मेरे साथ होते हैं काउंटर पे कि भाई सबको पता हो कि ना तहरीम का जो है ना अब्बा साथ बराबर जो है वो बाहर बैठा हुआ है, तो तुम आराम से क्या काम बात कीजिए। है। मैं अच्छा, तो as a chef- पाकिस्तान में कौन सी आप क्या फैमिली छोड़ के आई हैं, कौन यहाँ लोग हैं और क्या सामान छोड़ के ये भी बताएं। हाँ, सामान बहुत सारा जो है वो कीमती सामान जो है वो छोड़ के आई हूँ है ना? अपने घर वालों के उसमें, क्योंकि जो मेरा घर है उधर भी हम जॉइंट फैमिली है, और जो मेरे हस्बैंड का घर है वहाँ भी जॉइंट फैमिली है। तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो कीमती हैं। बाकी चीज़ों का तो खैर है। किस किस शहर तो से आप बिलोंग मैं- करती हैं तहरीम? कहाँ से? कराची से बिलोंग करती हूँ। कराची में यार कराची से यकीन belong करो, करती हूँ। बैग शूज जो है ना वो ऐसे ऐसे बुरा बन रहे हैं मौसम की वजह से। ये वाली चीजें तुम आके ना सामान को हवा लगवाओ, हमारे तो अलमारी में पड़े पड़े चीजें खराब हो रही हैं। नहीं, खैर 10 साल में आधी बेचारी जो है ना वो चुट करके जो है वो आ ही गई हैं। और जो है वो वहाँ पे हमने माशाल्लाह सब जो है वो बहनें हैं, तो वो सब बांट नंदे दो हैं, वो तहरीम, यूज बांट कर दो। लेती हैं। यार मैं तो कह रही हूँ बांट दो सामान, रखो नहीं। मैं कह रही हूँ दे दो किसी की शादियों वादियों में सामान दे दो कि आज नहीं, खराब हो रही जब हैं। आप बांट रही होंगी फिर आप ये बिल्कुल, कहेंगी नहीं ये तो मैं पहन लेती हाँ, ये हूँ पता 3 पड़ा। महीने हाँ ये हो जाएगा, ये पहन लूंगी मैं। फिर कोई हाँ, जूता ये उठाया वाले जो है ना वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दुबई में भुर माशाल्लाह भुरा रहे हैं मेरे पता हाँ, इतने दुबई प्यारे में जो है प्यारे ना शूज इतने बुरबुर हो सारे गए। अच्छे जो इवेंट्स आते हैं माशाल्लाह, यहाँ पे इवेंट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो हम जो होते हैं कहते हैं चलो साड़ी भी ले आते हैं, शरारा भी ले आते हैं, कभी शादी थीम हो रही होती है, कभी कोई इवेंट हो रहा होता है, तो यहाँ पे यूज में आ जाती हैं चीजें। जी जी, हमारी अच्छा कुछ खवातीन ये भी कहती हैं यार ये देखो मौसम की वजह से कपड़े टाइट हो गए हैं। अब ये एक अजीब सी स्टेटमेंट है मौसम की वजह कि से। मौसम का कसूर है या आपका अपनी डाइट का कसूर है। हम तो डाल देते हैं बिल्कुल अपनी कपड़ों में, डाइट यार का कपड़े कसूर है, श्रिंक हो गए हाँ। हैं, छोटे हो रहे हैं। हम
तो खाए जा रहे हैं और मोटे होते चले जा रहे हैं। अब वैसे क्या मेरा करें? तो काम ही खाना तुम्हारे पकाने का यहाँ है, तो बस वो तो खाना ही चलता रहता है। क्या बात है तहरीम। सही, और क्या very good, बहुत और क्या कहना चाहोगी तुम? मुझे और बताओ कि क्या इतना मैं- प्राउड फील कर रही होगी? माशाल्लाह पाकिस्तान में हम बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़े मुश्किल टाइम से गुजरे हैं। तुम तो वहाँ थी अभी, आपकी दुआएं, आई एम श्योर तुमने दुआओं में हम सबको याद रखा होगा अपनी फैमिली, मुल्क के लिए। बिल्कुल, अभी तुम्हारी क्या फीलिंग है? है। तुम कितनी एक्साइटेड हो, कितनी खुश हो? मैं भी इस वक्त बहुत एक्साइटेड हूँ। इट्स रियली ऑनर फॉर मी के 365 चैनल ने मुझे लाइव लिया है, और मैं इसके तवज्जुह से सारे अपने जो मेरे सपोर्टर्स हैं उनको थैंक यू कहूँगी। स्पेशली जो है यहाँ पे माशाल्लाह जो कम्युनिटीज़ हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं, पाकिस्तान एसोसिएशन है, उसका जो एक विंग है लेडीज फोरम। अरे तेरी पाकिस्तान के लिए कुछ बोलो। नहीं, मैं कह रही हूँ कि मतलब पाकिस्तानियों को मैसेज दो कि जो हम जिस यार जंग हो रही थी ईमान से, मैं मजाक नहीं कर रही, यहाँ बिल्कुल बहुत सीरियस हालात है, उसके बारे में बताओ कि क्या मैसेज देना चाहोगी? तुम कितनी कंसर्न्ड होगी अपनी ऑब्वियसली इन दिनों में अपनी फैमिली को लेके जो यहाँ लोग हैं? बिल्कुल बहुत कंसर्न हूँ, क्योंकि सिर्फ कराची में तो जाहिर है मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली है, बाकी और जो जगहों पे जो और संगीन जगहें थी वहाँ पे भी मेरी सारी फैमिली थी। तो हम बहुत ज़्यादा कंसर्न थे और बहुत ज़्यादा दुआ गो थे कि सब कुछ अल्लाह ताला जल्दी ठीक कर दे, क्योंकि देखें जंग पे किसी का भी फायदा नहीं है, किसी भी कंट्री का फायदा नहीं है। तो हमारे लिए बहुत दिल से दुआ थी कि अल्लाह ताला सारी चीज़ें बहुत अच्छी कर दे। ऐसे और मौके पे वही हुआ बाहर कि बैठ के आप ज्यादा कंसर्न होते हैं, आपको ज्यादा फिक्र ज्यादा होती है अपने कंसर्न मुल्क की, होते क्योंकि हैं। बाहर और बैठे होते हैं। एक वक्त तो ऐसा आया था कि हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, मेरी एक फैमिली थी जो वहां से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि वो क्यों नहीं फोन उठा रहे, क्यों उनका व्हाट्सएप सीन नहीं हो रहा है। तो आप जब दूर होते हैं तो आप ज्यादा परेशान हो ज़्यादा, जाते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू तहरीम, बहुत शुक्रिया, दुआ करते रहिएगा ऐसे। थैंक अच्छा, यू। तहरीम, और जब ये शुरू हुई ना, जब हम आपके- आए तो डिस्काउंट कुछ बिल्कुल, देख लीजिएगा, हाँ, कोई चावल रोटी है बिल्कुल वो ऐसे सही ही है। है। अच्छा, जब आपने वो सवाल किया ना, जो जवाब उन्होंने शुरू किया, मुझे रेडियो के वो याद आ गई ना कि वो मेरे भाई होते हैं साहिवाल में, उनको सलाम करना है, मेरे मामू होते अरे हैं मैं तो एफएम पे आरजे थी, एफएम 100 हाँ, जब वो शुरू होता है ना हुआ, ये। ओहो इनसे बात करें, पूरी इनसे लिस्ट। बात करें, पूरा यही चलता रहता था, इनसे बात कर लें, उनसे बात कर लें। ये भी एक दौर था बड़ा जबरदस्त, एफएम 100 का दौर बैक इन द 90s, बड़े मजे का था। हाँ जी, अब जोहेब बताएं और ब्रेक क्या लेना बात है करना हमने, हम चाहते कुछ हैं? नहीं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अभी जरा ठप है, जरा आराम बहुत से। कुछ है अभी शो पे, आप क्या कहीं ना जाइएगा, बहुत कुछ है। देखते रहें ब्रेक के बाद राइज एंड वापस शाइन, आते राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग Welcome एवरीवन। back. राइज एंड शाइन में मैं हूं नादिया खान, जोहेब मेरे साथ हैं और आप भी हमारे साथ हैं, और डेली होना भी चाहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, बड़ी मजेदार बातें भी हैं और बहुत सीरियस बातें भी हैं। एक अभी इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में हमने मीडिया का रोल देखा, कुछ बहुत फनी था और कुछ बड़ा सीरियस था, कुछ बहुत प्लांटेड था, बहुत सारी चीजें, मतलब मैं तो बहुत पाक कुछ भारत सीखा जंग यार। के दौरान बिल्कुल बहुत से यूट्यूबर्स थे जिन पर लोग जिनको देखते थे, उनका वीलॉग्स वगैरह देखते थे, बहुत से लोगों ने अच्छा किरदार अदा नहीं किया, उनको भी लोगों ने मार्क किया, जो मुल्क से बाहर बैठकर भी, मुल्क के अंदर बैठकर भी कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे भारत के एक्शंस को, और पाकिस्तान का जो रिस्पांस था उस पर वो तनकीद कर रहे थे। लेकिन बहुत से हमारे यूट्यूबर्स, मीडिया पर्सन्स ने बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया और जहाँ बिल्कुल, जहाँ और रिप्रेजेंट किया। इंटरनेशनल मीडिया तो देखे ना, जैसे ही कहीं कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो इंटरनेशनल मीडिया वहाँ से इंटरव्यूज देता है, जर्नलिस्ट को बुलाता है, फेमस यूट्यूबर्स को बुलाता है। और तो इंडिया बहुत भारत के जबरदस्त मीडिया में तरीके तो से हमने represent देखा कि आप बुलाते तो वो लोग गेस्ट को हैं लेकिन बोलने नहीं देते, हाँ। या उनके ऊपर ऐसी चढ़ाई कर देते हैं, उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं, उनके हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके माइक्स बंद कर देते हैं बहुत सारी। लेकिन इस दफा हमारे भी लोग थोड़े से तैयार थे, और जो उन्होंने सेलेक्ट किया कुछ लोगों को, वो अपना सर खुद पीट रहे हैं कि हमने इनको क्यों सेलेक्ट किया, इनको तो बहुत कुछ आता है, इनको तो बहुत अच्छी बात है, प्रिपेयर्ड थे। और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जिनको शायद हम लोग कुछ जो नहीं जानते थे, उन्होंने दिल जीत लिए और हम उनको जानने लगे, और बहुत खुशी हुई जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया। यार ये भी एक जंग ही चल रही थी। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत अच्छा मुकदमा पाकिस्तान का लड़ा बहुत जगह पर, भारत के प्लेटफॉर्म पर भी, लेकिन पियर्स मॉर्गन के शो में वो बहुत डिस्कस हुआ है। वो बहुत ही एक क्योंकि देखिए हिरा रब्बानी खर वहां पर मौजूद थी, बरका दत्त वहां पर मौजूद थी, एक इंडियन यूट्यूबर मौजूद थे, एक कोई गधा था वो बंदा पाकिस्तान के उनका, वो शहजाद गयास, जो मुझे तो नाम भी नहीं पता था, बियर बाइसेप। रणवीर अलाहाबादिया। अच्छा, इंडिया से स्ट्रेंज बात यह कि वो तो उसके ऊपर केसेस वहां हुए हैं इतने सारे, वो तो वहां माफिया मांगता फिर रहा है कि जिस बंदे की क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, वो वहां बैठा हुआ है और उसने कुछ अपने कान पे डिवाइस भी लगाई थी जिससे वो उसको कोई बता रहा था जवाब। बिल्कुल, और उसामा बिन लादेन की तस्वीर लेकर आ गया, वो उठा के दिखा रहा था, पता नहीं किस किस्म की वो हरकतें कर रहा था। लेकिन आप क्यों ऐसे सीरियस सिचुएशन में ऐसे बंदे को मौका देंगे हु इज ऑलरेडी, जिसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, जो कि एक क्रिमिनल है तकरीबन, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। लेकिन वहां पे देखे उसको क्यों पियर्स बुलाया? मॉर्गन ने तो ठीक है, वो मौका सबको पार्टिसिपेंट्स को देना था, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स थे भारत की तरफ से
वो कुछ अनसेटल से दिखाई दे रहे थे और वो मौका नहीं दे रहे थे। यानी पाकिस्तानी अगर पार्टिसिपेंट्स बात करने की कोशिश कर रहे थे, हिना रब्बानी खर बात करने की कोशिश कर रही थी, शहजाद गयास बात, तो उनको बाकायदा फौरन कट करने की बरका दत्त की कोशिश। और बरका दत्त ने तो अपना, यानी हम एक सेंस में कहते हैं उनको क्रेडिबल जर्नलिस्ट समझते थे और वो भारत में हुकूक की जंग लड़ती थी हमेशा। जो ये तफरीक भारत में रंग, नस्ल और ज़ात की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर थी, इसको तनकीद का निशाना बनाती थी, बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाती थी। उनके साथ जो कुछ हुआ है हमने देखा है, बरका दत्त को जितना उन्होंने हमेशा टारगेट किया है बीजेपी के वर्कर्स ने और उनके लिए रिस्पेक्ट होती थी। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद वाकई शहजाद गयास की बड़ी अच्छी बात है कि राफेल जेट के बाद सबसे ज्यादा तेजी से चीज नीचे गई है वो बरखा दत्त की क्रेडिबिलिटी है। बिल्कुल ऐसे जेट से भी ज्यादा तेजी से उसकी जो है रेपुटेशन तो गई हम है। इस शो की बात कर देखा हमने यार, मुझे तो वो लग रहा था ज़ुहैब कि शी इज नॉट नॉर्मल, कि मुझे लग रहा था कि ये कुछ जिस तरह नहीं पागलों की तरह बगैर वजह के हंसते और हम कहते हैं कि यार आप डॉक्टर को दिखाओ, शी इज सिक, आई थिंक शी इज लॉस्ट हर मेंटल बैलेंस। प्रेशर में है, इतना उनके ऊपर प्रेशर डाला है, उनके ऊपर अजीब से फेस ऐसे ऐसे फेस बना रही है। अगर आप पुराने आप शोज बरखा दत्त के देखें, ये वो थी नहीं लग रही थी औरत। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शहजाद गयास ने, जो कि इस इंटरव्यू में मौजूद है। लुक एट हर एक्सप्रेशंस, लुक एट हर एक्सप्रेशन, शी इज रेजिंग हर आईब्रोज, द वे शी इज स्माइलिंग, द वे शी इज लिसनिंग। बरखा दत्त को कुछ हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शहजाद आपको वेलकम करते हैं शो पर। उधर तो आपने बहुत अच्छा मुकदमा लड़ा भी पाकिस्तान का, जितना आपको मौका दिया गया भारतीय पार्टिसिपेंट्स तो बोलने नहीं दे रहे थे। खैर मुझे ये बताया, एक चीज हमने ऑब्जर्व की उस शो में कि बरखा दत्त जो कि एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट समझी जाती हैं, और जर्नलिस्ट का काम ही होता है कि दूसरे का मौक़िफ़ आए फिर आपका काउंटर मौक़िफ़ हो अगर वो दे, लेकिन वो पूरे शो में हिना रब्बानी खर के खिलाफ बोलती रही। इस बारे में थोड़ा सा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इस सवाल के जवाब के लिए तो शायद आपको बरका दत्त को अपने शो पे बुलाना पड़े, लेकिन मेरी राय में एक कोशिश की गई थी, वो पियर्स मॉर्गन की तरफ से भी की गई, वो बरका दत्त की तरफ से भी की गई कि हिना रब्बानी खर को कॉर्नर कर दिया जाए। जिस तरह फ़लस्तीन के जो शोज़ किए हैं पियर्स मॉर्गन ने, उसमें भी आपने देखा होगा कि सवाल शुरू ही इससे होता है कि क्या आप अक्टूबर 7 को और हमास को कंडेम करते हैं, तो उससे पूरी की पूरी जो गुफ्तगू है वो फ्रेम हो जाती है। तो बरका दत्त ने भी ये कोशिश की कि शुरू में ही एक टाइमलाइन पेश कर दी जाए जिसके थ्रू हिना रब्बानी खर कॉर्नर हो जाएं, और फिर जो पूरी फ्रेमिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट या फ्रेमिंग ऑफ द डिस्कशन है वो सक्सेसफुली बरका दत्त कर दे, और हिना रब्बानी खर कोई अपना पॉजिटिव केस ना प्रेजेंट कर सकें, सिर्फ यस और नो में उनको कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही। अच्छा, आप अगर आप वीडियो देखें ना, आप सबके एक्सप्रेशंस देखें कि कितने सीरियस सब एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। बरका दत्त दो तीन चीजें कर रही है, तो हंसे जा रही है बेवजह, ठीक है, फिर एक्सप्रेशंस दे रही है जैसे किसी फिल्म में काम कर रही है, कोई सीरीज का पार्ट है। तीसरा आप ये देखें कि ये कट कर रही है, जहां शहजाद गयास बात करने की कोशिश करते थे शी वुड इंटरप्ट, शी वुड ओवरलैप, ताकि उनका जो जवाब है रजिस्टर ना हो, क्योंकि उसमें लॉजिक था और इनको समझ आ रही थी। तभी कोई जर्नलिस्ट ऐसा करता है जब आप ओवरलैप करें, तो इसका मतलब है एक स्टेज पे क्या हुआ कि शहजाद ने बात करने की भारत के अंदर जो मसाइल है, प्रॉब्लम्स है, और बीजेपी की जो हुकूमत बनी है शिवसेना के साथ मिलकर, वो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट और कितनी सारी तंजीमें, ये वो बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको रोक दिया गया वहां पर। शहजाद यहाँ पर जाहिर है, तो हम प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी तंजीमें जरा खुल के बताइए भारत के अंदर जो बीजेपी के साथ है और उनके दस्तोपा बने हुए हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। जी देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कोई झुठला सकता है कि इंतहा पसंद तंजीमें जो हैं वो पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही होती हैं। लेकिन मेरी नज़र में जो थोड़ी ज्यादती की जा रही थी वो ये थी कि कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान को किसी तरह टेररिस्ट स्टेट लेबल कर दिया जाए, इस तरह कि भाई पाकिस्तान से तो बात भी नहीं की जा सकती, पाकिस्तान तो टेबल पे भी नहीं आ सकता, पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ही लेना पड़ेगा, जिस तरह पियर्स मॉर्गन ने भी बोला। तो फिर इंडिया क्या ही करता, उनकी तो मजबूरी थी पाकिस्तान के ऊपर हमला करना। तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा आईना दिखाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंद तंजीमें नहीं हैं, लेकिन इंडिया में भी है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई इंतहा पसंद तंजीम एक मज़हब का नाम ले तो वो इंतहा पसंद होती है, और अगर वो किसी दूसरे मज़हब का सहारा लेकर उसी तरह की इंतहा पसंदी करे या दहशत गर्दी करे तो उसका जिक्र नहीं आएगा। तो मेरी यही कोशिश थी कि हिस्टोरिकली अभिनव भारत या आरएसएस ने जो टेररिज्म किए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, वो भी लिस्ट किए जाएं, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया जो हैं वो कह रहे थे बचपन से जब उन्होंने देखा है जो दहशतगर्दी इंडिया में हुई है उसके पीछे पाकिस्तान था। तो फिर मैंने उनको कुछ वाक़ये बताए जिसमें हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने दहशतगर्दी की थी,
ताकि आलमी दुनिया को सिर्फ ये बयानिया ना जाए कि जब कभी इंडिया में दहशतगर्दी होती है उसके पीछे यकीनन पाकिस्तान होता है। जी, रणवीर ने तो मेरा ख्याल हिस्ट्री पढ़ी है अपनी फिल्मों से, पढ़ा उसने कुछ नहीं होगा, उसको देख के नहीं लगता कभी उसने कोई रिसर्च की होगी या उसको कुछ पता है कि उसके अपने शोज जो इतने कंट्रोवर्शियल है उस पर इसको इतनी गालियां पड़ रही हैं, बैकलैश है, कंप्लेन्स उसके ऊपर हुई हैं लीगली, और ये माफिया मांगता फिर रहा है। इसका इस शो में शिरकत करना एक सवाल है पियर्स मॉर्गन पे कि इज दिस योर क्रेडिबिलिटी? आपके ऐसे पैनल को चूज करेंगे? कहाँ आप सबको लेके आ रहे हैं? और ये कहाँ साबिक फजूल वज़ीर ख़ारिजा आदमी- हिना रब्बानी खैर, जी, देखिए ना। कहाँ वो और कहाँ ये रणवीर वाली। तो ये अच्छा, उनके अपने मीडिया ने बहुत बोला है कि, और जब इससे कोई सवाल पूछा भी पियर्स मॉर्गन ने कि जी आपने एक ट्वीट करके डिलीट क्यों कर दिया, तो जो भी उसके बिग डैडीज को जवाब दे रहे थे या उसका दोस्त या जो भी, पता था उसको कि ये अपनी बेइज्जती करवा के आएगा और ये एकदम ब्लैंक हो गया। वो उसके ऊपर भी बहुत बातें उठी हैं। अच्छा, हम शहजाद आपसे पूछेंगे कि क्योंकि ये तो वॉर ऑफ द नैरेटिव थी, जंग से कम नहीं था ये शो। मैं बताऊं आपको, इतनी हाजिर दिमागी, लॉजिक, फैक्ट्स, और पता चल रहा था कि भाई कि बहुत ही टेंशन वाला शो है, लेकिन स्टिल आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी जो नैरेटिव था, बयानिया था, उसकी जीत हुई है? जी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो हमारी फैसला करने वाले लोग हैं उन्होंने एक बेहतरीन फैसला किया कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जिनको अब वो लोग फ्रंट लाइन सोल्जर्स भी कह रहे हैं, ट्विटर खोल दिया, उनको मीम्स बनाने दी, उनको खुलकर बात करने दी। तो ये जो नौजवान हैं इन्होंने ही पाकिस्तान का बयानिया पूरी दुनिया को दिखाया। और एक फ़ायदा भी ये था कि पाकिस्तान हक पर था। तारीख में ऐसे भी मौके आए हैं जब पाकिस्तान ने नाजायज़ कुछ किया है। इस दफ़ा नाजायज जो किया था वो भारत ने किया था और ये आलमी दुनिया को भी नजर आ रहा था। तो क्योंकि पाकिस्तान सच पे था, क्योंकि पाकिस्तान हक पे था, उसके साथ साथ जिन लोगों ने ये बयानिया बयान किया बड़ी खूबी से, वो यूट्यूब पर हो, ट्विटर पर हो, वो जोक्स मीम से हो, इस वजह से इस बयाने को काफी पजीराई मिली दुनिया भर में। ये है कि इस वक्त तो आपके तो बिल्कुल ही बेसलेस, और भारत खुद ही यानी उसने एक ऐसा काम किया कि जिसमें उसको फंसना था और उसके अंदर जो नैरेटिव बना था वो यही बनना था। कितना ही डिफेंड कर ले, उसने उन सहाफियों को भी इस आग में झोंक दिया जिनके बारे में जिनको सुना जाता था। अच्छा, मुझे अब आप बताएं, ये देखिए ऐसे शोज में क्या होता है ज़ोहैब, कि जो मीडिया होता है ना जिस मुल्क का, वो अपने हिसाब से उसकी कटिंग करेगा शो की, उनको जोड़ वोड़ के कुछ एक अलग सी पिक्चर बना के अपने मुल्क में चला देंगे। और असली बात ये कि जी शहजाद ने क्या जबरदस्त जवाब दिए, वो नहीं इंडिया वाले चलाएंगे। बिल्कुल तो ऐसे ये ही। इस तरह भी उन्होंने और शरारत वो की है। देखे ना, ये जो शहजाद बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं कि दहशतगर्दी ये माइंडसेट है, ये कोई किसी इसको आप मजहब से कैसे जोड़ सकते हैं? एंड जवाब नहीं देते थे, बस टेररिस्ट आप, टेररिस्ट terrorist- स्टेट, और आपके पास कुछ नहीं है बिकॉज आपके पास वाकई कुछ नहीं है। यू हैव नो प्रूफ, यू हैव नो लॉजिक, नो रीजन। आप सिर्फ पपेट बने हुए हैं मोदी सरकार के हाथों, और आपका अपना जितना भी पुरानी आपकी क्रेडिबिलिटी है, लॉजिक, सब एक्सपीरियंस जीरो। बिल्कुल। अच्छा, इन दोनों के ही जो बरकत है और ये रणवीर जो है, इनके कैसे यानी बयानी को कैसे काउंटर किया, तो है आपने भी किया है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से किया है, लेकिन हम इसमें ज्यादा वक्त भी जाया नहीं करना चाहते ना कि हम बार बार एक ऐसी सेंसलेस बेसलेस चीजों के बारे में बात करते रहे, उनको जवाब देते रहे। तो इस पर जरा बात कीजिए। जी, एक तो वक्त की बहुत ज़्यादा कमी थी और मुझे लगता है कि चारों में से सबसे कम मैंने ही बोला। अगर तो मुझे वक्त दिया जाता तो फिर मेरी कोशिश ये होती कि सिर्फ उनके बयानिए को मुस्तरद ना करूं, बल्कि अपना जो बयानिया है वो भी साथ साथ पेश किया जाए। मैंने बिल्कुल शुरू ही किया था जहां से रणवीर अलाहाबादिया ने शुरू किया, उनका पहला पॉइंट, उनका दूसरा पॉइंट, अभी मैं तीसरे, चौथे, पांचवें पॉइंट पर आ ही रहा था। लेकिन आपने भी देखा होगा कि किस तरह होस्ट भी शो को एक नैरेटिव के तहत लेकर चल रहे थे। हिना रब्बानी खैर ने जब जाफर एक्सप्रेस का जिक्र किया, उन्होंने बोला ये इररेलेवेंट है, ये व्हाट अबाउटरी है, ये तो पुरानी बात है, आज की बात करो। लेकिन दूसरी तरफ से उमर सईद शेख का जिक्र हो रहा है, उसामा बिन लादेन का जिक्र हो रहा है, तो 10-15 साल पुरानी बात नहीं है, उसकी रेलेवेंसी है। लेकिन 1 महीने पहले जो वाकया हुआ है उसकी रेलेवेंसी नहीं है। तो वो जब हिना रब्बानी खैर ने बयान करने की कोशिश की तो उनको काट दिया गया। मैंने जब कनाडा का जिक्र किया तो आई वाज इमीडिएटली कट ऑफ कि भाई अगर तो हम ये पैराडाइम बना रहे हैं या ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि अगर किसी मुल्क में टेररिज्म होगा तो फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं है, फिर कोई भी जाकर किसी को बम मार सकता है। तो कनाडा में इंडिया ने टेररिज्म किया है, कनाडा ने पब्लिकली अक्यूज किया है कि कनेडियन को इंडिया ने मारा है। तो क्या कनाडा फिर जाकर बॉम्ब करना शुरू कर दे? तो अगर ये डिस्कशन थोड़ा तवील चलता तो इस तरह की कई बातें थीं, या बलूचिस्तान का जिक्र आता, पर वो वक्त ही नहीं मिला हमें। तो वो जो CIA एजेंट बन के किसी शो में बैठा हुआ हूँ करके टाई ठीक कर रहा है, वो अलग पागल लग रहा है। बरखा दत्त को तो वैसे ही देख के अल्लाह माफ़ी जैसे कोई बिल्कुल, मैं कह रही हूँ उसको दिमागी कोई मसला आ रहा है। सच एक्सप्रेशंस
हमने ये कभी नहीं देखे, जैसे कोई बच्चा कोई बैठा हुआ, कोई बिल्कुल। व्हाट्स रॉन्ग विद हर, शी नीड्स मेडिकल हेल्प, प्लीज़ इनको आप इलाज इनका कराएं। और साथ में ये ज़रूर शहजाद बताएं कि ये जो पीएस मॉर्गन का रोल भी था कि आपके जो आपका टाइम है, आप बात कर रहे हैं उसको काट देना, तो मुझे तो थोड़ा बायस लगा, सीधी बात Biased है, लगा, हाँ, बायस बिल्कुल लगा। सही। ये Stage पैनल मुझे start बहुत हुआ। अजीब इसका लगा, ये कन्वर्सेशन आपको टाइम ना देना और इनको इंटरप्ट और ओवरलैप जब कर रहे थे उनको नहीं रोकना, मुझे तो उनका ये रोल नहीं समझ आया होस्ट का। आपको कैसा लगा? जी, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बारे में, तो किसी को भी जो भी देखने वाला है उसको बज़ाहिर ही नजर आ रहा होगा कि एक बायस तो था। अब वो मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी पर्सनल आइडियोलॉजी की वजह से है, या क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है तो आपको, या इंडिया का जो बयानिया या कम्युनिकेशन है वो इतनी इफेक्टिव और इतनी सक्सेसफुल रही है कि आलमी दुनिया के जो एंकर भी हैं या जो यूट्यूबर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उसको बायन करते हैं या उसमें यकीन रखते हैं। लेकिन फ़लस्तीन इसराइल की कवरेज में जिसने भी पियर्स मॉर्गन को देखा होगा, उन्होंने ये बात सच पाई होगी कि उनका जो किरदार होता है वो एक क्लियर बायस या एक क्लियर टिल्ट जरूर दिखाता है। बिल्कुल क्लियर बायस्ड होता है। बड़े बड़े इंटरनेशनल जो मीडिया है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, हम उनके भी किरदार को देखते हैं और उनकी वो अपनी भी biased क्रेडिबिलिटी खराब होती है। बात ये कि ये जो बिल्कुल। पीएस मॉर्गन ने किया भी है तो इसका अपना जो है इमेज वो भी खराब हुआ होगा, लोगों ने देखा बिल्कुल, कि आप इतने अगर क्रेडिबल अगर आप शो की बात करते हैं, आपका शो है, तो यू वर नॉट फेयर एट बिल्कुल ऑल। ऐसे ही। ऐसे मौके पे न्यूट्रल होना है आपने क्योंकि जब आप एंकर कर रहे हैं और आपका अपना मौकिफ जो है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है बहरहाल, लेकिन दो पार्टीज को आपने बिठाया हुआ है, तो फिर आपको न्यूट्रल बनना पड़ेगा और आपको जो प्रॉपर टाइम दोनों को देना पड़ेगा ताकि दोनों का मौकिफ सामने आए, फिर लोग इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। तो ये एक बायसनेस सरासी लेकिन अच्छा हुआ कि इतने भी कम वक्त में भी शहजाद ने जो 2-3 पॉइंट्स जो उनके बहुत ही जबरदस्त थे हाँ, और वो वो उस उन्होंने टाइम में establish बोल दिए, वेल डन। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो वजीर आजम ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टास्क दिया है कि जाकर इंटरनेशनली पाकिस्तान का नैरेटिव रखें, पाकिस्तान का मुकदमा सामने रखें, तो इसको आप इस मूव को कैसे देखते हैं सिफारती सतह पर? देखता हूँ इस फैसले को, हमें ये बहुत ज्यादा जरूरत है, ना सिर्फ सियासतदान जो हैं या ब्यूरोक्रेट जो हैं उनको भेजा जाए। एक तो आप डिप्लोमेसी करते हैं जो प्राइवेट एम्बेसीज में होता है, रिश्तों के थ्रू होता है, फिर एक पब्लिक डिप्लोमेसी होती है। तो ना सिर्फ सियासतदान, पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स, पर जो मीडिया में अच्छा किरदार प्ले कर सकते हैं, जिन हमारे इंटेलेक्चुअल्स की अंग्रेजी भी अच्छी है और पाकिस्तान का नैरेटिव भी पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं और जिनकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी भी है, जिस तरह दुनिया भर के न्यूज़ इदारे होते हैं, उनके कोरेस्पोंडेंट्स, उनके दफ्तर और मुल्कों में होते हैं, उसी तरह पाकिस्तान को ज़रूरत है कोई इस तरह की न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जिसके दफ्तर दुनिया भर में हों, ताकि पाकिस्तान का बयानिया दुनिया भर में जा सके। और जब इस तरह का वक्त आए तो बिल्कुल लास्ट मिनट एक टीम पुट टुगेदर करके इस तरह ना भेजनी पड़े। ये चीज़ें ऑलरेडी इन प्लेस दुनिया भर में, अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियल एम्बेसीज, होनी चाहिए। ये चीज़ें पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर जो है उसको दुनिया भर में बढ़ाएगा। थैंक यू सो मच शहजाद, बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है, मैं कहती द वे ही वाज प्रिपेयर्ड, जो बातें बोली उससे बहुत बहुत अच्छा हुआ। लेकिन प्रेशर कितना होता है कि आप इतने कम टाइम में आप बात कर रहे हैं और कैसे आपको होस्ट भी जो है इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा है, टाइम नहीं दे रहा, और जो बाकी गेस्ट हैं वो तो वैसे पागल चल रहे हैं। तो स्टिल आई देखिए, इस तरह से फिर लोग ये करते हैं, लोग स्टफ करते हैं कि शायद कहीं ना कहीं आपने पहले से कोई उनके नैरेटिव को दिखाने के लिए ये पूरा एक अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया है सारा मामला, और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के सिर्फ आप ये चाह रहे हैं कि उनका नैरेटिव कमजोर नजर आए। और कितने तो ये इंपॉर्टेंट इसकी है फील ऐसे शोज करना, और इंटरनेशनली हमारे कुछ बड़े अच्छे एंकर्स हैं। आई थिंक नेक्स्ट टाइम या अभी भी उनको एक शोज ऐसे रखने चाहिए जिसमें इंडियंस को बुलाएं, हमारे अच्छे स्पीकर्स हों और बात करें, डायलॉग चलता रहे, और ये ना हो कि कोई किसी को काट रहा है। मुझे तो बल्कि ये भी होता है कि जब आपको इनवाइट किया जाता है तो आप उनको पहले नहीं लिख के कह सकते हम लोग कि जी आप ये तो मुझे काटेंगे नहीं, मेरा इतना टाइम होगा, मुझे कोई ओवरलैप नहीं करेगा, मेरा माइक बंद नहीं होगा, ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसे में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप एज ए गेस्ट कहीं चले जाते हैं, वो तो कहते हैं ठीक है जी बिल्कुल हम अग्री करते हैं, आप जो भी कहेंगे आपका मौक़िफ़ पूरा आएगा। लेकिन जब आप ऑन एयर आ जाते हैं ना, लाइव आ रहे होते हैं, तो लोग आपको देख रहे होते हैं। अच्छा, उसमें छोड़ के जाना भी एक वो अच्छी बात नहीं लगती कि आप माइक उतार के जा रहे हैं, तो लग रहा है कि पहले ही आपने एक डिफीटेड टेंडेंसी आपकी, और आप डिफीटेड माइंडसेट से इस वक्त बैठे हुए हैं, और आपके पास क्योंकि जवाब नहीं है कोई देने को, तो आप माइक उतार के जा रहे हैं। तो इसमें एक अजीब ऑकवर्ड सी कैच 22 की सिचुएशन बन जाती है गेस्ट के लिए। तो होस्ट को ये चाहिए कि जब वो बुला रहा है किसी को तो उसका पूरा मौक़िफ़ आने दे, जो कि यहाँ नहीं हमने देखा। लेकिन बहरहाल
प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे मौजूद हैं। बेशक, हकीकत बिल्कुल। तो और सामने हम आती आपको है। याद कराएंगे जी ऑपरेशन क्लीन अप, जिसमें आपको हम बार बार बता रहे हैं, बड़ा ज़रूरी है, गौर से सुनिएगा कि प्लीज़ बायकॉट एवरीथिंग एंड एनीथिंग मेड इन इंडिया। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जिस तरह वो हमारे म्यूज़िक, हमारे ड्रामे, हमारे आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं ऐसे, और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके ऊपर जी बाइकआउट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज दे सपोर्ट पाकिस्तान। तो हमें भी जो है ना इनकी चीज़ों के साथ, और हर वो चीज़ जो कि एसोसिएटेड है इंडिया के साथ, उसको बाइकआउट बिल्कुल ऐसे ही करें। है। बड़ा ज़रूरी है। उनके कपड़े, गारमेंट्स, बाहर अगर आप रहते हैं, किसी स्टोर में आप शॉपिंग कर रहे हैं, उसका टैग देख लें, लिखा है मेड इन इंडिया, थ्रो इट, वी डोंट नीड इट। ये क्या उसको आप बाइकआउट करें। इनके इसकी बात ड्रामे, करते इनके रहेंगे। सीरीज, इनके गाने, इनके जो भी आप फॉलो कर रहे थे स्टार्स को, अनफॉलो देम। और सारी चीज़ों को आप इनके जो तेल हैं, इनकी ग्रोसरीज की आइटम्स हैं, इनके रेस्टोरेंट्स हैं, सबको स्नैक्स हैं, सारी चीजें हैं, बाइकआउट इनको करें, कर दें। बाइकआउट अब हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम एक जबरदस्त आर्टिस्ट से भी आपकी मुलाकात कराएंगे जो कि खवातीन के मसाइल को पिक्चर के जरिए वो उजागर करती हैं, पेंट करती हैं, क्राफ्ट उनका है, और वो बताती हैं, डिपिक्ट कर रही होती है वो पिक्चर कि खवातीन को किन मसाइल का सामना है। मेरे मसाइल पे तो मैं कह रही हूँ एक रजिस्टर भी खत्म हो जाए ना उसका, वो मसाइल ना खत्म हो। मैं भी बनवाती हूँ उनसे पेंटिंग। तो बताओ मसाइल क्या है आपके? हाँ, बड़े बड़े एक रजिस्टर भर जाएगा, मैं बता रही हूँ, खत्म नहीं होंगे। बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे। तो देखते हैं कि फिर इनको ये चैलेंज कैसा लगेगा। मुझे सुन के याद होता है, है ना? सुनना है मुझे होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, आते हैं वापस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बड़े दिनों बाद हम जरा यहाँ आए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स। यस, लंबी सांस सोफे। ले आओ जरा। अच्छा लग रहा नहीं है सोफा पे? ये अच्छा लग रहा है। मुझे ये नहीं अच्छा लगता, आराम से बैठे, जरा वो होता है, जरा कदर आई है सोफों की। वहाँ बड़ा सीरियस, वहाँ जब होता है ना सीरियस कॉल चल रहा है, यहाँ इसका मतलब हम रिलैक्स हैं, हालात ठीक है। आराम से चल रहा है। अच्छा, जैसे हमने कहा था ब्रेक पर जाते हुए कि हम आपको आपकी मुलाकात एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट से कराएंगे। एक पेंटर भी है जो कि ख़वातीन के मसाइल उजागर करती हैं अपनी पेंटिंग के ज़रिए। और देखिए एक्सप्रेशन है ना, ये हर तरह का एक्सप्रेशन है। जैसे आप ड्रामा करती हैं और लोग शायरी लिखते हैं, शोरा, कुछ लोग तहरीर करते हैं, तो इसी तरह एक्सप्रेस करने का ये तरीक़ाकार है। आर्ट किसी भी फॉर्म में हो, बस ये कि आपके मैसेज स्ट्रांग होने चाहिए और आप कहना क्या चाहते हैं। बट बड़े स्ट्रांग मैसेजेस थ्रू आर्ट आते हैं। मैं तो आजकल जो भी देखती हूँ, वैसे पहले भी देखती थी, बड़ा मुझे अच्छा ही लगता है। और कुछ चीजें वैसे समझ में नहीं आती, समझ जाहिर है, कुछ चीजें उसके लिए कुछ अलग एक आंख एक होती है कि जिसमें आपको समझ आए कि जी हिडन मैसेज क्या है। लेकिन माशाल्लाह हमारे आर्टिस्ट बड़ा कमाल काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। और एक उनमें से आर्टिस्ट जो हैं आज हमारे शो पे गेस्ट आई हैं, उमैना खान इनका नाम है। और ये भी बड़ा यूनिक काम कर रही हैं अपने आर्ट के थ्रू। औरतों के मसाइल, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके कॉन्फिडेंस पे जो है काम कर रही हैं। कैसे उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम ठीक है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं ठीक ठाक। आई वाज एक्चुअली लुकिंग एट यू गाइस, आप लोग बहुत एनर्जी से शो करते हैं, है ना? हैट्स ऑफ। थोड़ा ज्यादा करते हैं, कम करें? सही है, नहीं सही है, एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं। उसने कहा बिल्कुल सही जा रहे हैं जान दोस्त। लेकिन मैं ना, तुम्हारा भी काम इतना अमेजिंग है, अभी हम आपको दिखाते भी हैं कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, योर जर्नी। सो मेरा नाम उमैना खान है, मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ, एक क्यूरेटर भी हूँ। तो पाकिस्तान में जो पहला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ था लास्ट ईयर, आई वाज अ को क्यूरेटर फॉर इट। वो क्या होता है? वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आई वाज, आपने कहा ना मैं इसका ये काम कर रही थी, वो क्यूरेशन में करती हूँ। क्यूरेशन बहुत सारे आर्टिस्टों का काम लेकर और उसको एक स्पेस में लगाना और उसको क्यूरेट करना, इकट्ठे दिखाना, एग्जिबिट करना। यस, एग्जिबिट करना क्यूरेशन होती है। सो आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान में पहली दफ़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ था जिसमें 45 कंट्रीज से लोग आए थे। सो आई क्यूरेटेड इट एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन। उसके अलावा मैं पेंट करती हूँ एंड आई ऑल्सो परफॉर्म। और मेरा पूरा काम औरतों के ऊपर है, उनके मसाइल के ऊपर है, लेकिन मेनली मैं औरत को सेलिब्रेट करती हूँ। बिकॉज उमैना का काम भी जरा दिखाए ना, आर्ट वर्क भी दिखाते रहे ना विंडो में, तो नजर भी आएगा लोगों को, देखेंगे भी लोग। भाईजान जी जी। अच्छा, हाँ, विंडो बन रही है, विंडो बन रही है, सीमेंट आ रहा है। बन ही गई है, फिक्र न करें। अच्छा उमैना, क्या आपने ऑब्जर्व क्या किया खवातीन के मेजर, अगर मैं 2-3 प्रॉब्लम्स आप यानी आपसे पूछूं, या वो या क्या मैसेजेस आप देना मुब्तला है खवातीन,
क्या है वो ऐसे हमारे माशरे में खास तौर पे? बाहर तो वेस्ट में तो ज़ाहिर है आज़ादी है। हाँ, और अभी मुझे काफ़ी उदासी भी फील होती है इस बारे में बात करके, क्योंकि अब जब आप आउट ऑफ कंट्री देखते हो लोगों को तो वो बहुत आगे बढ़ गए हैं और हमें अभी तक औरतों के मसाइल के बारे में बात करनी पड़ रही है। सो इट्स सैड टू सी। लेकिन मैं जो मेनली मेरा टॉपिक होता है कंसर्निंग विमेन इज़ अबाउट फिज़िकल इनसिक्योरिटीज़, और वो ऐसे रिलेट करता है मुझसे और काफ़ी सारी औरतों से। जब हम छोटे होते हैं तभी से व्हेन वी आर गोइंग आउट वी हैव टू लुक अ सर्टेन वे कि मुझे ऐसा दिखना है, मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, मेरा कलर ऐसा क्यों है। और घर में माएँ भी शुरू हो जाती हैं बच्चों को बोलना कि बेटा ऐसे ऐसे दिखना पड़ेगा वरना रिश्ता नहीं होगा आपका। अब तो बड़ी हो गई हो और ये सारी चीजें उसको पहले तो आप छोटी हो, बड़ी आपकी डार्क स्किन है, आपका बॉडी टाइप एक सर्टेन टाइप का है, आपको कॉन्शियस कर देता है आपको कि आप में कुछ कमी है, आप सही नहीं हो। जी बिल्कुल सही। और उसके बाद ही तो मसाइल सारे शुरू होते हैं कि आप मेंटली आप में कोई कॉम्प्लेक्स आ जाता है बचपन में और फिर उसके साथ आप चलते रहते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी इन माय स्कूल तो एक इनडायरेक्ट बुलीज होते हैं जो आपके अपने दोस्त होते हैं। जी, बिल्कुल। और वो फिर आपकी खामियों के बारे में बातें करते हैं और वो मजाक मजाक में ही बोल देते हैं, लेकिन उस चीज़ को एक बच्चा सीरियस ले लेता है और वो फिर बड़े होते होते वो इनसिक्योरिटी बड़ी होती जाती है। और मुझे तो जो बुली करते थे ना उन्होंने मेरी जिंदगी बना दी। हाँ, मैं तो उनको थैंक यू करती हूँ क्योंकि इस जो तरह भी बुली करते थे कि शी इज वेरी है। मैडम ये बहुत ज्यादा एक्टिंग करके बात करती हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। मैंने कहा वाकई मुझे एक्सप्रेशन होने के मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं वाकई बहुत एक्सप्रेशंस देती हूँ, इसका मतलब है कि मैं वाकई एक्टर हूँ, मुझे बड़े होके ये बनना है। ये भी करें ना आप, देखिए इतना ना दिल पे ले, कभी कभी कोई आपको एक्चुअली हेल्प कर रहा होता है, बता रहा होता है कि जी आप क्या हैं, थैंक यू, आई लव द बुलीज, मुझे बुली किया, थैंक यू। वो जो फ्लेयर होता है ना वो आपके अंदर वो जगा देता है तनकीद करके, ऐसा होता है बहुत से लोग। मुझे याद है कि मेरे बालों के ऊपर बहुत बोला जाता था क्यों जब मैं बच्ची थी, तो क्योंकि सबके बाल बड़े सिल्की और स्ट्रेट होते थे और मेरे नहीं होते थे, तो मेरे अपने दोस्त इसके बारे में बात कर करके मुझे इतना इनसिक्योर कर दिया था कि मैंने रोज स्ट्रेट करना शुरू किए बिफोर गोइंग टू स्कूल, और मैं ऑलमोस्ट गंजी हो गई थी, मतलब मेरे बाल सारे गिर गए थे। एंड देन वन डे जब मैंने अपने बाल ऐसे करके चेक किए, मैंने कहा ये तो है ही नहीं कुछ, फिर मैंने स्ट्रेट करना बंद किया। एंड देन आई वाज लाइक दिस इज इट, मतलब जो आपके पास है उसका ख्याल रखो। अपने आर्ट के जरिए आपको फीडबैक क्या आता है? खवातीन समझती है ये, और खवातीन को क्या समझाना है, मर्दों को समझाना है? उनकी पेंटिंग से मैंने देखा कि आंखें वगैरह नहीं दिखाती, बड़े प्रोमिनेंट, बड़े प्यारे स्ट्रोक्स लाइन से आप दिखाते हो। जो मैसेज आप देना चाह रही हैं वो लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं? जी एक्चुअली यस, क्योंकि पाकिस्तान में अब पब्लिक आर्ट का भी बहुत ट्रेंड है जो कि पहले नहीं होता था। तो अभी जब भी मैं परफॉर्मेंसेस भी करती हूँ और अपना आर्ट एग्जिबिट करती हूँ तो ख़ास तौर पे लड़कियाँ आके मुझसे बात करती हैं, लेकिन अ लॉट ऑफ मेन आर आल्सो टॉकिंग अबाउट इट, और बहुत आजकल फेमिनिस्ट आदमी भी हैं और उनको देख के बहुत अच्छा लगता है कि वो आके आपके बारे में आपका काम समझ रहे हैं, आपके बारे में समझ रहे हैं। the mothers are raising them right, yes, बिल्कुल। ये इतनी मैं तो नादिया के सामने, नादिया कुछ बात करती है, मैं कहता हूँ नहीं बस ठीक है जैसे आप बोल रही हैं बिल्कुल, वरना उसको पता है इसके साथ क्या है। खास तौर पे आर्टिस्ट, वो और बात है ना, वो बात कहने वाली थोड़ी है। नहीं, you're a good boy। नहीं, माएँ इतनी अच्छी हैं कि उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं उनके वो माशाल्लाह समझते हैं औरत के दर्द को, उसकी स्ट्रगल को, सपोर्टिव हैं, चेंज तो है। अच्छा, एक कैथारसिस का भी एक बड़ा जबरदस्त तरीका है, आपने अपना तो किया ही, लेकिन दूसरों के कैथारसिस का भी ये तरीका है ना कि जब आप किसी आर्ट वर्क को देखते हैं और आपको नजर आ रहा होता है वो अपनी महरूमी जो उन्होंने कहीं फेस की होती है, तो ये भी एक बहुत बेहतरीन जरिया है। ये तो है, मुझे लगता है आर्ट एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर बहुत फ्रीडम है, आपको लिबर्टी मिलती है टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, आप अपने दुख सुख हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हो। और एग्जिबिशन सिर्फ मुझे अपनी एग्जिबिशंस में जाना अच्छा नहीं लगता, आई लाइक व्हेन आई गो टू अदर पीपल्स एग्जिबिट्स एज वेल, तो पता चलता है कि कौन सा आर्टिस्ट किस चीज़ से गुजर रहा है। और एक आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिव इंसान होता है, वो दिल की गहराइयों से जो बात निकल रही होती है वो बताता है थ्रू द वर्क। और आपने देखा होगा कि आर्टिस्ट जो है वो शर्माते नहीं हैं अपनी बुराइयां और अपनी कमियां बताने से पहले। बिल्कुल। और कहते हैं कि डिस्कस हो उनका काम, मुझे लेकिन देखे घर भी चलाना होता है। ये आप बताएं कि सेल भी करती हैं आप अपनी पेंटिंग्स आधे फॉर सेल?
यस एक्चुअली मैं प्रोफेशनली सिर्फ एक आर्टिस्ट हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आर्ट सिर्फ एक हॉबी होती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में अब पीपल आर अंडरस्टैंडिंग आर्ट, अभी से नहीं बल्कि बहुत। तो मैंने आपकी क्या प्राइस होती है पेंटिंग्स की? प्राइसेस वैसे अप्रोक्सीमेटली कि यहाँ से लेके यहाँ तक? वैसे इट्स अ वेरी सीक्रेट डिटेल, लेकिन मैं बता देती हूँ, लाखों में ही होती है। और काफी अच्छा, अगर आप फेमस हो गए और थोड़ा आपने अपना नाम बना लिया है तो तुम्हारा चलता है आपका माशाल्लाह, काम। नाम अब बन गया है। ये इसलिए भी मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्ट को एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं। घर वाले कहते हैं नहीं तुम घर कैसे चलाओगी, हाँ जी ये इसमें तो कोई आप पैसे नहीं बना सकते, आगे फ्यूचर में क्या करोगे, तो ऐसा भी ऐसा नहीं। नहीं, अब आर्ट में बहुत आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि मैं क्यूरेशन भी करती हूँ, तो इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट आई डू। तो आप अगर पेंटिंग बना रहे हो तो वो सिर्फ घर में नहीं लगाओगे, वो एग्जिबिट करोगे तो वो अच्छा, जब आप बना रही होती है तो शुरुआत कैसे होती है? वो आप किसी इशू को सोचती हैं कि आज कहीं डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो मुझे इस खातून पे बात करनी है, बनाना है, या फिर जहन में ख्याल आ जाता है कि बस बनाते बनाते कोई चीज़ बन गई? क्या होता है? मैं ये मतलब आइडिया पहले आता है तो उसके बाद फौरन आप उसके बाद काम शुरू कर देते हो? मैं इस तरीके से काम करती हूँ कि अगर किसी दिन मैं डिप्रेशन में हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो चीज़ के बारे में अगर मैं बात नहीं कर पा रही तो मैं घर जाके एक पेंटिंग बनाती हूँ उसके बारे में। जब मैं परेशान होती ना, मैं अलमारियां साफ करना शुरू कर देती। मैं वो भी करती हूँ वैसे। मैं और ये मैं बचपन से मुझे OCD भी है। मेरी अम्मी को पता होता था, सुबह उठती थी ना तो साफ लाउंज, ड्राइंग रूम, बच्ची परेशान है, हाँ म्यूजिक लगा दिया, सफाइयां कर रही हूँ, सफाइयां कर रही हूँ, रगड़ाइयां कर रही हूँ, पता नहीं मुझे उससे काफी रिलैक्सेशन मिलती है। आप क्या करते हैं स्ट्रेस में? नहीं, आप कितनी जबरदस्त, आपके हस्बैंड बहुत ही खुशकिस्मत आदमी है। अरे हम दोनों कि बहुत, जब परेशान है तो मतलब मैं तो हूँ थोड़ा शदीद सफाई की, मैं ऑब्सेस्ड हूँ उससे, सफाई से वो भी वैसी हैं, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। परेशान तो खास तौर पे नहीं, करते नहीं, आपको कि आज घर गंदा हो रहा है, जरा नादिया को परेशान नहीं, नहीं, वो उनको पता है, उनको बात पसंद है क्योंकि हमारा मिजाज मिलता है। ये सवाल को डॉज ना करो, ये बताओ कि जब तुम परेशान होते हो तो क्या करते हो भाई? क्या थेरेपी क्या आपके लिए है? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट मैं ग्राउंड में निकल जाता हूँ। अब रात को 2 बजे डिप्रेशन हुई तो क्रिकेट कैसे खेलोगे? डिप्रेशन नहीं होती, फिर क्या करते हैं? नहीं खैर, मैं मूवी देख लेता हूँ, कोई मूवी बहुत अच्छा, जैसे नेटफ्लिक्स लगाते हैं आप तो कोई अच्छी मूवी देख लेते हैं आप। कोई आपके पास कोई सिंगिंग कर लेते हैं, नहीं आपके पास कोई पेंट पेपर बचा हुआ है ना, तो आप ज़ुहैब को दे सकते हैं आप। डेफिनेटली आप मेरे स्टूडियो आ जाए, आपको जब पेंटिंग का दिल करे, आई इनवाइट पीपल टू माय होता भी है स्टूडियो। कभी कभी जिंदगी में आपको लेट इन लाइफ आप मैंने बड़ा दुबई में देखा कि मैं एक आर्ट सेंटर में काम कर रही थी, मैं वहाँ ड्रामा सिखाती थी जी। तो लेकिन बहुत सारे लोग कुछ सीनियर एज में भी आते थे, सडनली उनको शौक होता था हमने पेंटिंग करनी है और वो सीखते थे, फिर ऐसे कहते थे कि हमें इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, हमने कभी जिंदगी में पहले पेंट ही नहीं किया। ऐसा होता है। एक्चुअली मैं इंडस वैली में टीचर हूँ अभी, जहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया था। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो डॉक्टर्स हैं या फिर जिनको थेरेपी की ज़रूरत थी और उनको हेल्प नहीं मिल सकी रिहैब से, तो वो लोग आके पेंट करते हैं एंड दे become excellent like मैं शो खत्म, ये ऐसा शो खत्म तो क्या सेगमेंट खत्म करी हूँ मैं ना, थैंक यू सो मच। तो मैं आपस की बात तो मुझे भी दौरा पड़ा ना एक दिन, मैंने कहा मैंने कलर करना है और मैं इतना कलर लाई, उसके बाद मैंने अपने इतने टेबल पेंट कर दिए, मैंने बच्चे का पूरा कमरा पेंट कर दिया। उसके बाद बाथरूम का दरवाजा, अंदर बाहर ड्रॉर्स, अलमारियां, चीजें मुझे फैशन ने ना जाके बेचारे पकड़ के फिर आके घर में बंद कर दिया, बच्चों ने पकड़ा, बस करते हैं माँ, इससे पहले गाड़ी भी पेंट कर दी, बड़ा पेंट किया। ये मुझे भी ये दौरा मुझे भी पड़ता है कभी कभार कि मैं अपना फर्नीचर पेंट कर देती हूँ। मैंने किया मेरे दोस्त के पास एक रिक्शा है, मैं उसको बोलती हूँ ये मैं पेंट करूंगी एक दिन। दिस इज वेरी हेल्दी। यस, मेरे घर वाले ऐसे परेशान हैं, ऐसे घर वाले ऐसे परेशान हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रही है। वेरी वेरी नॉर्मल। ये जरूर एक कोशिश करूंगी कि किसी की गाड़ी पेंट करने को मिले तो मेरा बस ठीक है, मैं ड्रीम पूरा हो जाएगा। ज़ुहैब का करते हैं, मसला कोई नहीं है, बस ठीक है। थैंक यू सो मच, मैंने बहुत अच्छा लगा। और वाकई सिर्फ पेंट कलर की बात करके आपको कितना रिलैक्सिंग लगता है। अच्छा मुझे अच्छा, आज मेरा ख्याल है फिर शामत है आज मेरे घर वालों की। मैं आ रही हूँ बच्चों, तैयार हो जाओ, पेंट का बॉक्स जो है निकाल लो, ब्रश साफ कर लो, मैं आ रही हूँ। चलो जी, अब ब्रेक लेना, अपने ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अभी बहुत कुछ है शोबे बताने को। अजान का कमरा जाके मैं पेंट करती हूँ।
जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। और अब वो सेगमेंट जिसने तहलका मचा दिया पूरे भारत में, जी भारत में तहलका मचा इस सेगमेंट से, और इससे हमारा चैनल भी जो था वहाँ वो बंद हो गया, बैन हो गया, इसलिए क्योंकि उनसे हजम ही नहीं हुआ ये सेगमेंट कि ओ माय गॉड ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो हम तो सिलसिला जारी रखेंगे, हम किसी से डरते नहीं, बिकॉज वी आर प्राउड पाकिस्तानीज। देखिए आस्क मोदी। देखिए भाई पहला क्या है, पहली पिक्चर दिखाएं। अरे वाजुहेब क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है? अच्छा ये बीएसएफ के एहलकारों को कह रहे हैं कि बहुत शदीद गुस्से में इस वक्त, और उनके ऊपर उन्होंने हथियार तान लिए हैं कि तुम क्यों नहीं गए। हाँ, तुम्हारी वजह से आ रहे हैं हम, क्यों नहीं मारा पाकिस्तान, तुम्हारी वजह से आ रहे हैं। अब मोदी जो है अपनी फौज के खिलाफ जो है अब उनको सजाएं दे रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हम। वो भी रोक रहा है, एक हद तक रोक रहा है वो। अभी एक स्टेज आएगी कि वो फिर कहेगा कि बिल्कुल सही है। हाँ सही बात है, बिकॉज फोर्सेस के साथ आप अपने ऐसे कर रहे हैं, चाहे आपकी फीमेल कर्नल हो या बाकी हो। और अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो अभी मंजरे आम पे नहीं आई, लेकिन मोदी शदीद नाराज है अपनी फोर्सेस के साथ। हम किस तरह उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कैसे उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो कि वो डिजर्व करते हैं। और वहां भारत में ये चल रहा है, जरा आप देखिए खंजर और मोदी अगेंस्ट तलवारें छुरियां आर्मी, ये देखिए खंजर लेके। हाँ वो कह रहे तेरी वजह से आ रहे, तेरी वजह से आ रहे हैं। अच्छा ये भाई इसके दो तीन मतलब है। हाँ, पहला मतलब क्या है इसका? पहला मतलब तो ये है कि जी अब जो बड़े अच्छे बामायनी गाने होते थे, हमारा बड़ा अच्छा म्यूजिक था जो कि वहाँ की यूथ भी सुन रही थी, सब सुन रहे थे, वो तो इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, अब रह क्या गया? अब रह गया आपके पास फहाश, फालतू, बदतमीज, फजूल से जी गाने, जो कि आपकी देखिएगा कि कैसे आपकी नस्ल को खराब करेंगे। वो इतने गंदे गाने, प्रोवोकेटिव, जो औरत के, मैं कहती हूँ कि औरत के लिए एक गाली है। जिस तरह के गाने आप जो वहाँ एक तरह से ना आया तुझको आज की रात, इनके गानों में है क्या सवाए फहाशी के। और उसके बाद फिर ये आपका सबसे ज्यादा अनसेफ मुल्क है दुनिया में फॉर विमेन। तो अभी तो आपके और रेप केसेस बढ़ेंगे, और हरासमेंट होगी, और बकवास होगी, औरत वहां सेफ नहीं रहेगी बिकॉज ऑफ दिस हॉरिबल बॉलीवुड म्यूजिक एंड द लिरिक्स। और यही चलेगा, और ये मोदी चलाएगा ये गाने। दूसरी इसकी कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? दूसरी है कि मोदी यानी दिमागी मरीज इस हद तक हो चुके हैं कि उनका कभी कभार होता है ना कि आपका इतना नुकसान हो जाता है, हाँ, और सब कुछ ही बर्बाद हो जाता है कि आप हंसने लगते हैं। सही बात है। तो ये वो कैफियत है, और इंडियन आर्मी की ये फोर्सेस के लोग बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं, गॉसिप हो रही है कि यार ये इसको हुआ क्या है, ये पागल हो गए शायद। हाँ। क्योंकि वो डांस कर रहे हैं, जहाँ रोना चाहिए वहां डांस कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो दुनिया को दिखाओ, जब बेइज्जती हो ही गई है, मुंह काला हो ही गया है, तो क्यों ना नाचो। तो मोदी नाच रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि जी दे हैव समथिंग टू सेलिब्रेट। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दिल में रो रहा है, लेकिन दुनिया के सामने नाच रहे हैं। अब दर्द इतना हो गया कि मोदी भाई वाई, उसके अपने लोग पूछ रहे हैं मोदी वाई वाई वाई। बस दर्द, वो कहते हैं ना, वो दर्द इस हद तक गुजरता है कि गा लेते हैं, कुछ इस तरह करके गा लेते हैं। अच्छा जी आगे बढ़े। अभी और भी पूछना है मोदी से, जी क्या हुआ? ओहो आम बेच रहे हैं मोदी, नरेंद्र मोदी आम बेच रहे हैं और कोई खरीद नहीं रहा। बाबा मैं आपको बताऊं कि बड़ा इनका रेवेन्यू जाता था जी, और बड़े ही बदमजा आम होते हैं। मैं तो जब भी बाहर कहीं खाए मैं कहती थी उफ ये आम है, पाकिस्तान का आम है, क्या बात है, सिंदड़ी, चौसा, रटोल। और आपको पता है बड़ी वॉर है, ये हमारा आम जहां जाता है ना उसको बड़ी रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं जाने देते की जो मिठास जी, शिपमेंट्स रुकवाते हैं कि आम इनके खराब हो जाए। आम की ये जंग चल रही है इंटरनेशनली में, आपको कह रही है कि इंडिया में सस्ते हो जाएंगे क्योंकि ये सारे बाहर भेज देते होंगे उनको खुश करने के लिए, तो अब इंडिया में मैंगो सस्ते मिलेंगे, और मोदी शायद यही करते हुए दिखाई देंगे कि भाई कोई तो ले ले। ट्रंप ने मना कर दिया है कि जी जो आपसे हम इंपोर्ट करते थे मैंगोज अब नहीं करने, वी डोंट वांट इंडियन मैंगोज। तो ये भी चल रहा है, और हालांकि अब मोदी कह रहे हैं मैं तो टैक्स भी नहीं मांग रहा आपसे, मैंने टैरिफ भी हटा दिया, टैरिफ भी हटा दिया। ये भी देखें कि बड़ी अजीब बात हुई है, जो इतना टैरिफ लगाता था जो मुल्क, अब कह रहे हैं जीरो टैरिफ, आम ले लो, हमारी प्रोडक्ट ले लो। भाई अब इतनी भी बेइज्जती ना करो ट्रंप। लेकिन ट्रंप ने कहा मोदी सॉरी वी डोंट वांट योर मैंगोज। ट्रंप तो कह रहा नहीं चाहिए, माफ करो। अब इससे आगे और हम मोदी से पूछेंगे कि और कितनी बेइज्जती आपको कब समझ आएगी कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और ये जुल्म है, और लोगों को समझ आती है। सबसे बड़े टेररिस्ट नरेंद्र मोदी खुद है, ये बताएं। बिल्कुल ये सबसे बड़ा सवाल दुनिया का यही है कि तुम दुनिया का भी सवाल है और भारतीयों का भी यही सवाल है
कि ये टेररिज्म कब तक दुनिया को भी मुतासिर करेगा और भारत के अंदर भी भारत को मुतासिर करेगा। अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं जो आज के शो में हमें शामिल करनी थी। भारत के दुश्मन कौन हैं, पाकिस्तान के दोस्त कौन हैं, ये हमने आपको बताना है। और ऐसे ही नहीं बताना कि सिर्फ इंडियन मीडिया की तरह कि जी आया कुछ और बना के भेज दिया हमने, उसकी ना ऑथेंटिसिटी है ना कुछ उसकी रिसर्च है। रिसर्च बेस्ड आपको बताएगी कि क्या क्या इशूज़ के ममालिक से भारत के चल रहे हैं जिसकी बुनियाद पर उसने दुश्मन बना लिया है उन ममालिक को। तो वो हम कल के शो में बताएंगे, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल कल बात करेंगे। और बिल्कुल मुझे कोई अल्लाह का शुक्र है फ्रैक्चर नहीं है, ये खुद ही मेरा स्कार्फ कुछ अजीब सी सेटिंग आ गई है। हालांकि लग रहा है कि स्लिंग टाइप चीज मैंने पहनी है, ऐसी बात नहीं है, स्कार्फ की पोजीशन का कुछ है कि लग रहा था मुझे भी है कि ये वो स्लिंग नहीं पहनते फ्रैक्चर शुरू हो के गई, बाद। शरारत शुरू हो अल्लाह गई, खैर अब करे। ये सुनिए। नहीं आई एम ओके, आई एम फाइन, ऑल इज वेल। हम यहाँ ब्रेक नहीं लेते शो को भी, अब खत्म हो गया। यस, पता ही नहीं टाइम चलता। खत्म हो गया है, माशाल्लाह, I राजीव love चाय this में show। वक्त खत्म हो गया। कल आपसे मुलाकात होगी, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए 365 न्यूज़ पर सारा और भी दिन बड़े अच्छे शो बिल्कुल सारा दिन जो मर्जी करें, 9 से 11 आप सिर्फ हमारे साथ हैं, बता रही हूँ मैं। हाँ, और 4 से 5 भी रिपीट ये आई एम वेरी पोजेसिव। खुदा हाफिज़।